Okay, 3, 2, 1, live. नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स को मेरा नाम अमित गौतम है। मैं मैनकाइंड टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 5वें मॉड्यूल में। पिछले 5 संडे से आप सभी का समय हमें देने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर और स्टीम्ड स्पीकर डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर का, जिन्होंने पिछले 4 संडे और आज का इंक्लूड करता हूँ मैं, तो इस 5वें सेशन में भी हमें इंसुलिन थेरेपी के विषय में बहुत डीप जानकारी दी, जो हमें, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मैं साथ में स्वागत करता हूँ डॉक्टर रामदास शिंदे सर का भी, और आज के हमारे जो सह फैकल्टी हैं डॉक्टर अश्वनी राय सर, डॉक्टर स्नेहलता वर्मा सर, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं ये सेशन डॉक्टर रामदास सर को हैंडओवर करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर पिछले 4 मॉड्यूल्स की तरह इस मॉड्यूल में भी जो आप एक क्विक रीकैप सभी को देते हैं और जो क्विक बाइट्स आपकी तरफ से आते हैं और वो सभी को बहुत पसंद भी आते हैं, तो सर उसके साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद अमित सर। साथ पंकज में सर प्रणाम। हमारे आज के सेशन में जो दो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सुबलक्ष्मी और डॉक्टर राजीव पुरी, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर रामदास। यस सर, धन्यवाद अमित सर। पंकज सर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंसुलिन थेरेपी पर सर्टिफिकेट कोर्स के भाग 1 के अंतिम यानी कि 5वें सेशन में स्वागत है। इंसुलिन थेरेपी पर सर्टिफिकेट कोर्स भाग 2 की शुरुआत हम अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार से 30 जून से अपने निर्धारित समय पर दोपहर 4 से 5 बजे तक करेंगे। इसमें हम प्रीमिक्स इंसुलिन थेरेपी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सभी को विनती है कि भाग 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए आप आपका निवेदन एमसीएच के व्हाट्सएप नंबर 9599334581 पर भेज दे। साथ में आपका पूरा नाम, पता, पिन कोड नंबर सहित भेजें। धन्यवाद। भाग 1 के पिछले 4 सेशन में हमने इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, टाइप्स ऑफ इंसुलिन एंड डिफरेंट इंसुलिन रेजिमेंट्स, इंसुलिन इनिशिएशन एंड अप टाइट्रेशन तथा इंसुलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटेंसिफिकेशन के बारे में देखा था। इस अंतिम सेशन में आज हम इंसुलिन के आईसीयू एंड पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। सर्जरी के पूर्व एवं गंभीर रोग में इंसुलिन थेरेपी कैसे दे तथा आईवी इंसुलिन थेरेपी को कैसे आरंभ करें, वो कैसे बंद करें, इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव पुरी सर, आचार्य और आईसीयू इंचार्ज, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, डॉक्टर शुभलक्ष्मी मैम, आचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, और आज के विशेष मेहमान डॉक्टर स्नेहलता वर्मा मैम, और हमारे प्यारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संध्या गौतम मैडम। आप सभी का एमसीएच के मंच पर स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सेशन में हमने बेजल इंसुलिन को बेजल प्लस, ब्लेजल प्लस प्लस और बेजल प्लस 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 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा था। प्रैंडल इंसुलिन का चयन पोस्ट प्रैंडल हाइपरग्लाइसिया को कम करने के लिए हम करते हैं, सो इट हैज टू बी गिवन बिफोर मील। Stop sulfonylurea before starting prandial insulin, but withdrawing sulfonylurea will affect both fasting and postprandial plasma glucose level because limepiride works for 24 hours. Second, sulfonylurea was working inadequately but not totally nil. Analysis is if minimal beta cell function is left, sulfonylurea withdrawal will cause minimal rise in the fasting and postprandial blood glucose level. If significant blood beta cell function is left, sulfonylurea withdrawal will cause significant rise in fasting and plasma blood glucose level. To prevent early postprandial hyperglycemia and late postprandial hypoglycemia in MSI regimen, use short-acting analogs instead of regular insulin, which has its own limitations. Ideally, use long-acting analogs for better control of fasting plasma glucose and use short-acting analogs for better control of postprandial plasma glucose. And last but not the least, basal plus 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 regimen, that is multiple subcutaneous insulin regimen or MSI regimen is the ultimate regimen for smooth control of fasting and 3 postprandial blood glucose, that is after breakfast, after lunch and after dinner. Thank you. अब मैं पंकज सर को विनती करता हूं कि आज का सेशन आरंभ करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर रामदास। नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस पहले इंसुलिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंतिम सत्र
में आप सबका स्वागत है। और आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन थेरेपी की बेसिक बातों को जानने के बाद कि किस प्रकार से हम आईसीयू में और सर्जरी के दौरान अपने पेशेंट को हमें इंसुलिन देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए। और इस दौरान जो जो हम लोग चर्चाओं में जिन बातों को तथ्यों को जानेंगे समझेंगे, उन पर हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ मित्र जुड़े हैं उनके क्या क्या विचार रहते हैं, यह भी आप लोगों को समय समय पर इसमें उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। तो ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान किस प्रकार से हम लोग अपने केसेस में इंसुलिन आरंभ करें, आइए इसकी चर्चा हम लोग एक केस के माध्यम से करते हैं। यह एक एल्डरली फीमेल जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और एक बार एमआई हो चुका है, लंबे समय की डायबिटीज है और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, 171 to 83, थोड़ा अनकंट्रोल्ड स्थिति में, और 4 दवाएं लेते हुए, बल्कि 5 दवाएं लेते हुए सभी तरह की, उसके बाद भी अनकंट्रोल्ड स्थिति में है, उसके साथ में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कोलिनिस्टाइटिस के साथ आए। अब ये स्थिति से हम और आप हमेशा दो चार होते रहते हैं कि पेशेंट को सर्जरी भी करनी है, इमरजेंसी सर्जरी है, आवश्यक है, और ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं। जब पेशेंट आई तो 216,000 का एडमिशन टाइम पे ब्लड ग्लूकोज मिले। अच्छा, यह बहुत सारे अध्ययनों में ये पाया जा चुका है कि एडमिशन टाइम पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना अधिक होता है वह आउटकम को उतना अधिक खराब करता है। तो 316 काफी खराब है। तो यह हमेशा प्रयास होता है कि यदि हमें कुछ समय मिल जाए और हमारा थोड़ा हाइपरग्लाइसीमिया तो पहले से था, थोड़ा स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया और हो गया, तो हम यदि उसको थोड़ा नियंत्रण में ले आए तो शायद उसका उपचार और बेहतर तरीके से हो सके, सर्जरी के आउटकम अच्छे से हो सके। तो अब इस पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना है। यह पाया गया कि शायद 1 दिन का हम समय ले सकते हैं, और जैसे ही शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा वैसे ही हम इनकी सर्जरी प्लान करेंगे। तो प्रश्न आता है कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे। 5 तरह की दवाएं इनको चल रही हैं, क्या ये दवाएं इनकी दी जा सकती हैं या सब चालू कर सकते हैं या नहीं। पहला प्रश्न तो यह आता है। दूसरा, अगर हम ये नहीं देंगे तो क्या देंगे, ऑब्वियसली इंसुलिन। तो हम इंसुलिन कौन सी दें, किस प्रकार से दें और कितनी दें, जिससे कि हम इनको नियंत्रण में ला सकें। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ओरल ड्रग्स के क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं सर्जरी में। तो जो सबसे पहली दवा है सल्फोनिलयूरिया। सल्फोनिलयूरियाज के साथ जो हम जानते हैं कि जो सबसे गंभीर पहलू है, जैसे इंसुलिन के साथ भी वही है और वही सल्फोनिलयूरियाज के साथ भी, कि वह हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं। अच्छा, अधिकांश रोगी जो बहुत गंभीर होते हैं उनको नील पर ओनली रखना पड़ता है। तो नील ओनली स्टेटस में अगर सल्फोनिलयूरिया दी जाएगी वो काम करती रहेगी और हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण से हम सल्फोनिलयूरिया नहीं दे पाते। मेटफॉर्मिन के साथ क्या होता है, मेटफॉर्मिन के साथ में जो इसकी कंजेनर पहले आती थी दवा फेनफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस की संभावनाएं बहुत देखी गई, और विशेष रूप से फिर उसके बाद से फेनफॉर्मिन को इसके लिए हटाया गया और जो नेक्स्ट कंजेनर थी इसकी मेटफॉर्मिन वह प्रैक्टिस में आई। तो मेटफॉर्मिन के साथ लैक्टिक एसिडोसिस सामान्य रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन जब किसी सीरियस कंडीशन में, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साथ, किसी हाइपोक्सिक कंडीशन, किसी टिश्यू इस्कीमिया के साथ में, रीनल फेल्योर, हेपेटिक फेल्योर के साथ में अगर हम मेटफॉर्मिन का प्रयोग करते हैं तब लैक्टिक एसिडोसिस यह कर सकती है। और सर्जरी के समय हाइपोक्सिया और कभी बीपी फॉल किया तो इस्कीमिया, इनकी संभावना बढ़ जाती है। जो चारों तरह के फेल्योर हैं, सबसे बड़ा तो रीनल फेल्योर, लेकिन साथ ही हेपेटिक फेल्योर में भी, कार्डियक फेल्योर में भी, रेस्पिरेटरी फेल्योर में भी, इन सब में मेटफॉर्मिन देने में हमारी लैक्टिक एसिडोसिस की संभावना बढ़ती है और पेशेंट का आउटकम खराब हो सकता है। इसलिए यह वो समय है जबकि हमें मेटफॉर्मिन नहीं देनी चाहिए। तो सल्फोनिलयूरिया हमने नॉर्मी के कारण से नहीं दे पा रहे हैं। मेटफॉर्मिन हम सर्जरी के कहा जाता है 24 घंटे पहले मेटफॉर्मिन बंद कर लें, जिससे इसके और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। पायरोग्लूटियोन की जहां तक बात है, पायरोग्लूटियोन तुरंत काम नहीं करती, हम जानते हैं। इसको काम करने में समय लगता है और इसका जैसे असर आने में समय लगता है तो वैसे ही असर जाने में भी समय लगता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ पहलू क्या है, फ्लूइड रिटेंशन।
तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सर्जरी के दौरान और सीरियस कंडीशंस में खूब होता है। तो इसलिए हम एडमिटेड पेशेंट से सीरियस पेशेंट्स में हम यह भी नहीं चाहते कि पायरोजोन यूज की जाए। ग्लिसोडियस जो है SGLT2 इनहिबिटर्स, इनके साथ में ये क्या कराते हैं, नंबर 1 ग्लाइकोस्यूरिया। जब ग्लूकोज यूरिन में निकलती है तो वाटर को ले जाती है, तो पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जब होता है तो अपने साथ सोडियम ले जाता है, नेट्रियूरेसिस। तो ग्लाइकोयूरिया, दूसरा डाययूरेसिस और नेट्रियूरेसिस, इससे ये डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये बहुत कराते हैं। सर्जरी के दौरान यही सब मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसीलिए एडमिटेड पेशेंट्स में, सीरियस पेशेंट्स में हम SGLT2 इनहिबिटर्स को भी नहीं राय देते दिया जाए। तो ओरल ड्रग्स में एक दवा है जो कि काफी सुरक्षित रहती है, ग्लिप्टिन, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होता और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते। तो एक बार यदि हम ऐसे पेशेंट्स में कुछ दे सकते हैं तो एक ग्लिप्टिन सी ऐसी दवा बचती है, और इसके जो इंजेक्टेबल एनालॉग एक तरह से हम कहें GLP-1 एनालॉग, वह भी नोजिया, वोमिटिंग, पेन, एब्डोमेन, फ्लैचुलेंस इतना कराते हैं कि एडमिटेड पेशेंट्स में वो भी नहीं दिए जा सकते। तो निल ऑर्नी पेशेंट हो, सीरियस पेशेंट हो, तो हम ग्लिप्टिन भी नहीं देते, अन्यथा हम कम से कम इन दवाओं में ग्लिप्टिन को एक सोच सकते हैं कि दे दिया जाए, बाकी दवाओं को हम हटाना ही पसंद करते हैं। तो अब हमने ओरल ड्रग से पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना है। तो दो प्रश्न आते हैं, इंसुलिन कौन से दें और अब पेशेंट की मॉनिटरिंग किस प्रकार से करें। इसी पेशेंट की अगर हम बात करें तो इनमें से अब आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा तरीका हम अडॉप्ट करें कि अपने पेशेंट को, जिसको मैं आज अभी कोलिसिस्टेक्टमी के लिए एडमिट करा रहा हूँ, इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से करें। फास्टिंग के साथ, फास्टिंग पीपी के साथ, फास्टिंग पीपी में तीनों समय की पीपी, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर के साथ, या रैंडम शुगर करें 4 आवर्ली या 6 आवर्ली। तो एक सिस्टम हमें अडॉप्ट करना होगा कि हम ग्लाइसेमिक मॉनिटरिंग किस प्रकार से करें। दूसरा हमें यह देखना होगा कि हम इंसुलिन कौन सी दें। इंसुलिन क्लासिकली तो हम देखते हैं सबक्यूटेनियस इंसुलिन देते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या कि हम एक लॉन्ग एक्टिंग और उसके साथ आवश्यकता पड़ने पे शॉर्ट एक्टिंग, ये हम लोग पिछले चार सेक्शन से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ कई बार ये होता है कि एडमिटेड पेशेंट है, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो लॉन्ग एक्टिंग ना लो। तो कुछ लोग कहते हैं हम तो 4 आवरली, इसको 6 आवरली 4 टाइम रेगुलर इंसुलिन ही देंगे। और कुछ कहते हैं हमको ट्वाइस डेली इंसुलिन थेरेपी 3 वीक इंसुलिन से देते रहेंगे। तो इस प्रकार से सबक्यूटेनियस इंसुलिन या इंट्रावेनस शॉट्स देते रहें या इन्फ्यूजन में, यह हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हमको किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। तो देखिए, जहां ये एडमिट हुए वहां पे जो ट्रीटिंग फिजिशियन था, उन्होंने ये चयन किया कि हम इनको स्लाइडिंग स्केल से इंसुलिन देंगे। कल सुबह हम शाम को हुई है, कल सुबह हम इनकी कोलिसिस्टेक्टमी कराएंगे, तब तक हम स्लाइडिंग स्केल एक बनाया कि आप इनकी ग्लूकोज लेवल देखते रहिए में, और इस तरह से स्लाइडिंग स्केल से इनको रेगुलर इंसुलिन देते। तो यह हम स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन और 4 आवरली या 6 आवरली चार्टिंग, ये हमारे यहाँ 90 या शायद 95% जगहों पे यही परंपरा का पालन किया जाता है। आइए देखते हैं महिला के साथ में क्या है। जब इन्हें एडमिट किया गया तो इनकी 316 ग्लूकोज लेवल था, स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से 16 यूनिट दे दिया गया। रात में टेस्ट किया गया, 276 आया, देखा गया पहले से सॉल्व तो किया, बेहतर स्थिति में 12 यूनिट स्लाइडिंग स्केल से और दे दिया गया। रात में पेशेंट को कुछ बेचैनी घबराहट हुई, अभी कॉन्शियस पेशेंट है, ठीक था, तो इसने बताया, तो चेक हुआ तो 87 निकली। अच्छा, ये हाइपो में पहुंच गए, ठीक है, 25% डेक्सट्रोज देके इनको रिवाइज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। सुबह के समय जब ये रात में 87 हुई है, 16 यूनिट लगा के सर्जरी इनकी कहा गया, अभी रुक जाते हैं, अभी तो 16 यूनिट दीजिए और थोड़ा सा हम टाइम और ले लें। 12 बजे 281 12 यूनिट लगाई, शाम को 6 बजे बेहतर आ गई। चलो, एक बार पहले दिन भी 87 हो गई थी, आज 134 हो गई, हमने उस पर इंसुलिन नहीं दी। फिर शाम को एक बार 12 बजे से पहले ही 9 बजे देखा गया, बहुत हाई ग्लूकोज लेवल दोबारा हुआ, 20 यूनिट थी, 700 दे दिया गया,
क्योंकि ये देखते हो कि रात में ग्लूकोज लेवल 2 हुआ था, अगले दिन दोबारा इंसुलिन हमने शुगर चेक की, देखा 163 है, 4 यूनिट दे दिया गया। तो ये अगले दिन का रेस्पॉन्स रहा उनका। तो स्लाइडिंग स्केल के अनुसार हम उनको ठीक करते रहे। पहले तो लगा कंट्रोल में आ रही है, लेकिन फिर बिगड़ गई और फिर बेहतर स्थिति में आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में काफी अच्छी स्थिति में पेशेंट थी, थोड़ा लोअर ग्लूकोज लेवल जरूर था, तो सर्जरी कर दी गई। सर्जरी कर दी गई, लेकिन सर्जरी के बाद 12 बजे ग्लूकोज लेवल बहुत हाई था, तो 20 यूनिट दिया गया और पेशेंट उसके बाद फिर हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड अप हुआ। कुछ देर बाद उसको एक्यूट एमआई की प्रॉब्लम पेशेंट थी, ये दोबारा एमआई का एपिसोड रिपीट हो गया। फिर स्लाइडिंग स्केल के अनुसार इंसुलिन देते रहे। रात में फिर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, फिर एक बार सीवियर हाइपो, अनकंट्रोल्ड, फिर नॉर्मल, अगले दिन फिर सीवियर हाइपो। ये पेशेंट 4 दिन की एडमिशन के बाद भी हाइपो हाइपर सर्जरी भी हो गई, एमआई भी हो गई, और सारे जितने तरह के पेशेंट के साथ उतार चढ़ाव हो सकते थे सब इन 4-5 दिनों में हो गए। तो अब समझना ये है कि जो हमारा काम करने का एक बहुत ही प्रचलित तरीका है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। हमने तो वैसे ही किया जैसे सब लोग करते हैं। तो ये पेशेंट के साथ ही उतार चढ़ाव क्यों हुआ? पेशेंट 4 दिन में भी कंट्रोल नहीं हुआ, खूब उतार चढ़ाव हो रहे हैं। सर्जरी तो हुई लेकिन दवाई भी हो गया, बच गया पेशेंट, लेकिन मजा नहीं। आइए इसको रिव्यू करते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई और यह दिक्कतों का कारण क्या हो सकता है। हम लोग 4 सेशन से इंसुलिन की बारीकियों को समझ रहे हैं कि इंसुलिन में हमने आपसे हर जगह एक ही चीज कही, इंसुलिन का जो कर्व है वह कर्व आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए। जब अमिताभ बच्चन का नाम आता है तो दिमाग के आगे अमिताभ बच्चन की तस्वीर आ जाती है। उसी प्रकार से जब रेगुलर इंसुलिन का नाम आया तो रेगुलर इंसुलिन ऐसे काम करती है, इस समय पीक होती है और इस समय उसका प्रभाव समाप्त होता है, टाइम लाइन इस प्रकार की है। यह सब हमारी आंखों के आगे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। पहला सवाल यह है कि आधी रात में ग्लूकोज लेवल कम क्यों हुआ? क्या पहले दिन जो दवा खा रखी थी उनके कारण से? हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन से होता है कि इस इंसुलिन के कारण से या इस इंसुलिन के कारण, 6 बजे वाली या 12 बजे वाली, या इन सब का प्रभाव? 3 बजे रात में ग्लूकोज लेवल कम क्यों हुआ? तो 6 बजे शाम को जो लगा इंसुलिन, हम जानते हैं प्लेन इंसुलिन 6 to 8 आवर्स काम करती है। 6 to 8 आवर्स, 6 आवर्स तक ठीक ठाक, 8 आवर्स तक ट्रेलिंग थोड़ा सा। तो 6 बजे जो इंसुलिन की तो 12-1 बजे तक समाप्त होने लग गई। ये तो 12 बजे की इंसुलिन का असर है जो कि 2 से 4 घंटे के पीक पे आता है। तो ये जो 2 से 4 पीक असर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे शुगर उसकी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, जो कि हमारा, हम अगर यहाँ देखें तो जो रात की हमने डोज दी उसके असर के कारण से यह डोज कम हुई होगी। तो मिडनाइट हाइपो का कारण हुआ इसमें रात 12 बजे इंसुलिन दी गई जो उससे। तो अब दूसरा प्रश्न ये होता है, क्या 12 बजे इंसुलिन नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे भी दो, 3 बजे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबकुटेनियस इंसुलिन हम कब देते हैं? जब हम दिया और उसके बाद हम उसको भोजन दें। जब तक कैलोरी इंटेक नहीं होगा तब तक इंसुलिन का जो ये उतार चढ़ाव है ये हाइपो और हाइपर कराता रहेगा। तो यदि हमने 12 बजे इंसुलिन दिया तो हमें उसको मील्स देनी चाहिए थी, और पेशेंट हमारा मील ओनली था, उसकी सर्जरी होनी थी अगले सुबह। तो हमने इंसुलिन दिया, भोजन नहीं दिया, और इंसुलिन ऐसी जो कि पीक पे काम कर रही थी और उसने हाइपोग्लाइसीमिया करा दिया। चलिए नेक्स्ट डे उतार चढ़ाव चलते रहे, ठीक है। तीसरे दिन अगर हम बात करें 75 हो गई मॉर्निंग में ग्लूकोज लेवल, यह क्यों हुई? तो अब हमें समझ में आया कि सुबह 6 बजे अगर हाइपो हुआ तो इसके पहले 6 घंटे पे असर देखते हैं कि किस चीज का था। रात में हम गए एक दिन पहले तो देखा अच्छा रात में 163 थी, 4 यूनिट दिया था। फिर वही गलती की कि 4 यूनिट रेगुलर इंसुलिन आधी रात में दी, खाना नहीं दिया, तो वह सुबह हाइपो हो गया। हमने सोचा चलेगा, ग्लूकोज वगैरह लगा के सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद ग्लूकोज लेवल इंसुलिन शुगर तो पहुंच गई 369, 20 यूनिट दिया,
तो 3 बजे हाइपो हो गया और MI हो गया। तो इस इंसुलिन का कारण, इस हाइपोग्लाइसीमिया का कारण अब हम समझ सकते हैं। रात में 3 बजे एक एक्स्ट्रा डोज दे दी, उसने सुबह सुबह हाइपोग्लाइसीमिया करा दिया। ठीक, अगला सवाल आया, इस हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या है कि 369 क्यों हुई? अगली तो नहीं होनी चाहिए जब ठीक ठाक सर्जरी, ये ग्लूकोज लेवल आ गया और सर्जरी भी हो गई, थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो गया होगा, लेकिन यह हाई क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? सर्जरी कारण है, या सुबह इंसुलिन नहीं ली, या हमारे जो सर्जरी का स्ट्रेस है और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये है। तो वास्तव में सुबह जो हमने इंसुलिन नहीं ली, रात के 3 बजे इंसुलिन लगी थी, जिसका प्रभाव 3 बजे से 6 घंटे जोड़ दें 9 बजे तक हमारा समाप्त हो गया। तो जब हमने 12 बजे ग्लूकोज लेवल देखा तब तक कोई इंसुलिन का प्रभाव था ही, इसलिए अगली वैल्यू हमारी खूब बढ़ के आई। और जब बढ़ के आई हमने 20 यूनिट दे दिया, उसने डिप करके शुगर उसकी लो करा दी। तो ये सब फैक्टर्स ने, एक तो हाइपो के बाद हाइपर, लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन, सर्जरी का स्ट्रेस, इन सब ने हाइपर भी कराया और कॉम्प्लिकेशन भी कराया। तो इस प्रकार से हमारा ये पेशेंट, जो हमारा कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर 4 दिनों में भी कंट्रोल भी नहीं हुआ। उसकी सर्जरी तो हुई लेकिन खूब कॉम्प्लिकेशंस हुए। यह हम लोग जो करते हैं, हमें उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ पे और क्या हम लोग कार्य करें जिसमें आज हम समझदारी से इसको बेहतर रूप से कंट्रोल कर। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, डॉक्टर स्नेहलता, डॉक्टर राजीव पुरी अभी आरंभ में नहीं लिखे थे। डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? चलिए, तो डॉक्टर शुभ लक्ष्मी आपकी राय लेते हैं, इस पेशेंट में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके मैनेजमेंट में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था जो हम लोगों ने नहीं रखा? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने बड़े ही सरल शब्दों में इस बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना सरल नहीं है जितना आपने उसे बनाया है आज। तो बिल्कुल चीज़ें हैं जो जो समझनी चाहिए वो सब कुछ आपने इंक्लूड किया कि एक तो ओरल ड्रग्स जो हम देते हैं, जो मरीज ऑलरेडी ले रहा होता है, उसका इफेक्ट कब तक रहता है, उसका हाफ लाइफ कितना है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हमने इंसुलिन पे शिफ्ट किया, तो जैसे कि आपने बताया अपने इस केस के द्वारा कि पेशेंट जो है खाना नहीं खा रहा या हम उसको नील ओरल रखे हैं, उसके साथ में जब हम उसको अगर इंसुलिन देंगे तो डेफिनेटली जो उसका इफेक्ट है, इंसुलिन का जो नॉर्मल इफेक्ट है जो शुगर को कम करेगा, तो वो तो इसमें कर रहा था। बाकी हमने उसको क्योंकि खाने का नहीं दिया तो उसका हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट देखने को मिला। हमने जैसे 1-2 बार देखा कि अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया था या लेट नाइट हाइपोग्लाइसीमिया था। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। और इसी जगह पे शायद आईवी इंसुलिन या जो इंसुलिन ड्रिप की बात हम करते हैं, मुझे आशा है कि शायद आप नेक्स्ट अपने टॉक में उसको इंक्लूड किए हैं, इसलिए हम उसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। बट आईवी इंसुलिन जो ड्रिप के थ्रू हम देते हैं, जिसमें हम न्यूट्रलाइज करते हैं ग्लूकोज को भी और साथ में इंसुलिन भी देते हैं, जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल का थोड़ा ध्यान रखता है, वो शायद इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट या कारगर साबित होगा, जो कि प्री और ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर सर्जरी पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू रखा कि किस प्रकार से हमको स्लाइडिंग स्केल पे भरोसा उतना ना करके और हमें आईवी इंसुलिन थेरेपी के प्रति में एक विशेष आग्रह रखा जा सकता था। डॉक्टर लता मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी क्या राय है? नमस्कार पंकज सर, डॉक्टर शोभा और सभी को जो आज उपस्थित हैं। और सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी और डेफिनेटली जैसे कि डॉक्टर शोभा ने बताया, इसका यही है कि अगर पेशेंट की देखो ऑपरेशन ऑन द डे ऑफ सर्जरी, हमें ओरल मेडिकेशन तो बंद करनी ही है। और अगर पेशेंट ओरल मेडिकेशन के साथ में कोई इंसुलिन भी ले रहा है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी ले रहा है, ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको ओरल मेडिकेशन भी चलता है, इंसुलिन भी चलता है, तो उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ओरल मेडिकेशन 24 to 48 आवर्स पहले हमें स्टॉप करना है। और दूसरा, जो उनकी मॉर्निंग की जो डोज है, तो उनको जो है टाइप 2 डायबिटीज के तो पेशेंट है, तो मॉर्निंग की हाफ डोज हमें इंसुलिन की उनको कंटिन्यू करनी है।
और सर दूसरा इसका ये तरीका यही है कि पेशेंट को हाइपे में ना जाए तो हमें GKI रेजिमेंट हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको अल्बर्टीज रेजिमेंट भी बोलते हैं। इसमें आप हमको जो है 10 यूनिट इंसुलिन दिया जाता है और साथ में उसको जो है 10 हमें पोटेशियम का भी ध्यान रखना है, तो 10 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम KCl हमें दिया जाता है। साथ में जो है हमें उसमें 10% डेक्सट्रोज 500 ml, इसको हम इन्फ्यूजन के रेट से इसको हम चलाते हैं। वी हैव टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 2 to 3 आवर। और अगर पेशेंट हाइपो में जा रहा है, 90 से हमारी शुगर कम है, तो फिर हमें 5 यूनिट हमें डिक्रीज कर देना है। और अगर शुगर हमारी 200 के आसपास है, 120 200 है, तो फिर हमें इसको 5 यूनिट बढ़ाते रहना है। तो हमें ड्रिप ही इसका सोल्यूशन है, जिसमें हमें ग्लूकोज, पोटेशियम और जो हमारी यूनिट है इंसुलिन जो है वो हमें तीनों में साथ साथ देना है और अभी 2 to 3 आवर्स हमें मॉनिटर करना है। क्योंकि पेशेंट नील ओरल है। और डेफिनेटली क्या होता है कि सर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं, जब भी उनको ऑपरेशन का तैयार करना है तो कोशिश कीजिए इनको फर्स्ट केस लगाया जाए, कि सबसे पहले उन्हीं को ऑपरेट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो है 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग होती है। सर्जरी में दौरान जो है कि उसमें भी टाइम लगता है, तो ड्यूरिंग सर्जरी हमें इन्फ्यूजन तो देना ही है। और फिर क्या होता है कि काफी डिले होता है कि पेशेंट नील ओरली रहता है, तो कैटाबॉलिक की स्टेट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ कैटाबॉलिक, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो भी आपके बढ़ जाते हैं। और फिर पेशेंट के जो हाइपो और हाइपर में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका यही है कि हमें ड्रिप करना है और रेगुलरली मॉनिटर करना है। और अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम मॉडिफाइड रेजिमेंट भी हम शुरू कर सकते हैं। और हमें शुगर को मेंटेन करना है, हमें 140 to 180 के बीच में ही मेंटेन करना है, कि कुछ हाइपो में भी ना जाए और हाइपर में भी ना जाए। ये दोनों ही चीजों को हमें प्रिवेंट करना होता है। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर स्नेहा साहब। डॉक्टर राजीव ज्वाइन योर फाइन क्या? चलिए, तो अब दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, दोनों का ही ये विचार है कि हमारा देने के तरीके में थोड़ा और कुछ परिवर्तन होता तो अच्छा रहता। आइए देखते हैं दूसरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से इसी तरह की कंडीशंस में किया जा रहा है। 69 ईयर ओल्ड फीमेल, इनको 21 वर्षों से डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, फ्रैक्चर नेक फीवर हो गया, जो कि इस आयु की महिलाओं में खूब होता है। ये भी बहुत ही अनकंट्रोल ले रहे हैं, ये भी 5 तरह की दवाएं, और जब ये आई तो HbA1c 9.8%, तो कोई अंतर नहीं है। एल्डरली फीमेल अनकंट्रोल्ड 5 ड्रग्स लेते हुए और उस स्थिति में आई, और इनको सर्जरी पे हमें सर्जरी के लिए रखना है। तो यहाँ पे जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनका थोड़ा काम करने का तरीका अलग था। उन्होंने कहा कि हम इनको स्लाइडिंग स्केल पे नहीं रखेंगे, वो मुझे पसंद नहीं, हम इनको MSI रेजिमेंट पे रखेंगे। 1 टाइम की लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे और 3 टाइम की शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि पहले हॉस्पिटल में जो पेशेंट थी वो कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस ही नील ओरली रखना था। यहाँ पे फ्रैक्चर नेक फीवर था, नील ओरली रखने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने इन पेशेंट को डॉक्टर ने ओरली अलाउड और 4 तरह की MSI इंजेक्शन पे रखा। पूछा कि आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्लेस में हम लोग 6 आवरली कर रहे थे, यहाँ न करना। मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे तीनों समय के भोजन के पहले और एक बार रात्रि में होते समय। तो हम मॉनिटरिंग को घड़ी के हिसाब से ना करके हम भोजन के हिसाब से करेंगे। तो तीनों समय हम टेस्ट करेंगे। तीनों समय भोजन के पहले हम लोग रेगुलर इंसुलिन देंगे, रात्रि में सोते समय हम फिर से टेस्ट करेंगे, उस वक्त हम ग्लार्जीन देंगे, और इस प्रकार से हम इनकी सर्जरी करवाएंगे। आइए देखते हैं कि इनका काम किस तरह से चलता है। जो इनका ग्लूकोज चार्ट है, 6-12 की जगह पे इनको मॉनिटर कराया गया। प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर, बेड टाइम और SOS या कभी जरूरत पड़ने पे या रात के 3 बजे, यह देखने के लिए कि कोई हाइपो तो नहीं होता। 243 ग्लूकोज लेवल करना। हमारे पेशेंट को पहली बार इंसुलिन दी जा रही है, हमें नहीं मालूम पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है। 21 ईयर ओल्ड डायबिटीज की हिस्ट्री है, बहुत अच्छी सेंसिटिविटी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बहुत हैवी डोज से, जैसे पहले केस में 20-20 यूनिट दी गई, इनका हम अभी थोड़ा लाइटर डोज से ही देखते हैं। 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से इन्होंने उनकी 6 यूनिट दी। प्री लंच देखा 201, सेम 6 यूनिट रखी गई। प्री डिनर देखा 286, थोड़ी सी ज्यादा थी, 8 यूनिट कर दी गई।
रात में सोने से पहले देखा गया 265। अब बात ये हुई कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रेगुलर इंसुलिन 6 से 8 घंटे पे घटती बढ़ती काम करती रहती है, तो इसको एक लॉन्ग एक्टिंग का कवर दिया जाए। तो रात्रि में एक ग्लार्जिन को 8 यूनिट दे दी गई और रात में हाइपो ना हो इसलिए बेड टाइम मिल्क भी दे दिया गया। सावधानी के रूप में रात में टेस्ट कर ली गई तो देखा गया 217। तो पेशेंट एक दिन में कंट्रोल में तो नहीं आया, लेकिन कोई इवेंट भी नहीं हुआ। तो यह दिन इन्होंने देखने समझने में लगाया। अगले दिन देखते क्या हुआ। मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल 198। अब देखिए, सोचने की बात यह है कि 198 जो फास्टिंग ग्लूकोज जो पहले 243 था, ये 198 आया, यह किस इंसुलिन से कंट्रोल हुआ? हम 198 देख के हमको कौन सी इंसुलिन बढ़ानी चाहिए? रेगुलर बढ़ानी चाहिए या ग्लार्जिन बढ़ानी चाहिए? अगर हमने पिछले 4 सेशन को ध्यान से सुना, समझा और उस पर अमल करने का प्रयास किया है, तो हम समझ जाएंगे कि रात में जो दी गई थी प्री डिनर 8-9-10 बजे इंसुलिन, वह सुबह तक काम नहीं करेगी। तो जो रेगुलर इंसुलिन है उसका प्रभाव सुबह नहीं मिलेगा, सुबह सुबह प्रभाव मिलेगा हमें ग्लार्जिन जो कि लॉन्ग एक्टिंग। तो इसका मतलब जो हमने 8 यूनिट ग्लार्जिन लगाई वो हमारी फास्टिंग ग्लूकोज को अभी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो फास्टिंग ग्लूकोज देख के हम एक निर्णय लेंगे कि जो बेड टाइम हमारी इंसुलिन थी लॉन्ग एक्टिंग, उसकी डोज को बढ़ाएंगे। तो एक हमने प्लान बना के रखा कि कल हमने 8 यूनिट लगाई थी, फास्टिंग हाई है, आज हम 2 यूनिट, क्योंकि हम एक साथ 6-7-8 यूनिट भी नहीं बढ़ाएंगे, हम थोड़ी मात्रा में 2 यूनिट बढ़ाएंगे। तो रात का हमने अभी से अनुमान लगा के रख लिया कि रात में हम ग्लार्जिन में 2 यूनिट जोड़ के और फिर हम देंगे। अब अभी क्या करेंगे? तो कल हमने 6 यूनिट लगाई थी और लंच के समय तक सुबह की इंसुलिन का असर खत्म हो रहा था। वो हमने देखा कि हाइपो भी नहीं हुआ, हाइपर भी नहीं हुआ, थोड़ा हम और लिबर्टी ले सकते हैं। तो कल की बिना पे हमने आज का प्लान ये बनाया कि हम जो 6 यूनिट हम टारगेट लेके चल रहे थे, आज हम थोड़ा उसको बढ़ा सकते हैं। तो 2 यूनिट कल की 6 यूनिट के में हमने जोड़ी। यह 6 + 2 8 किया, लेकिन क्यों किया? वो फास्टिंग हाई लेके नहीं किया। फास्टिंग तो कंट्रोल हो रही है ग्लार्जिन से। कभी भी इस फास्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलर की डोज नहीं बढ़ाएंगे। रेगुलर की डोज जब यहाँ लगेगी इसके बाद काम करेगी। तो या तो हम पीसी ग्लूकोज लेवल देखते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, या हम बिफोर लंच से थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। बिफोर लंच पूरा अच्छा आइडिया नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा बेटा। तो हमने 2 यूनिट जोड़ा। लंच के पहले अभी भी बहुत अच्छी नहीं आई। कल हमने 6 लगाया था, आज इसमें भी 2 यूनिट जोड़ा। डिनर के पहले से अच्छी आई, लेकिन अभी भी काफी है। हमने देखते हुए कि पेशेंट की सेंसिटिविटी अभी थोड़ी सी जितनी हम सोचे थे उतनी अच्छी नहीं है, तो हमने इसमें भी 2 यूनिट जोड़ा। और बेड टाइम हमने सावधानी के रूप में देखा तो मिडनाइट देखा तो, लेकिन ग्लार्जिन की डोज हमने एक साथ ज्यादा ना बढ़ा के फास्टिंग आई थी इसलिए ग्लार्जिन की डोज बढ़ाई। बेड टाइम जो 197 है उसके लिए नहीं बढ़ाई। इस 197 पे ग्लार्जिन नहीं काम करेगी। ग्लार्जिन तो लगने के बाद 2-3-4 घंटे में धीरे धीरे काम करेगी। तो ग्लार्जिन की डोज हमने फास्टिंग के लिए बढ़ाई। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। 243 से 198, ठीक है, बुरा फॉल नहीं था। आज 159, तो बेहतर कंट्रोल आया। हमने पहले दिन की तुलना में फिर 2 यूनिट प्लस किया, बिफोर लंच भी बेहतर आया। यहाँ भी हमने 2 यूनिट प्लस किया, बिफोर डिनर भी बेहतर आया, बेड टाइम भी बेहतर आया। हमने देखा ग्लार्जिन 8 + 2 10 यूनिट देने के बाद भी फास्टिंग हमारी थोड़ी ज्यादा थी। तो हमने इस 10 में 2 और जोड़ के इसको 12 किया। मिडनाइट देख लिया कि 100 से कम तो नहीं जा रही, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल 139। अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम 140 to 180 रखना चाहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या ड्यूरिंग आईसीयू स्टे। और इस पेशेंट को हमने अब ऑपरेट करा दिया। कोई इमरजेंसी भी नहीं थी, 3 दिन लगे, कोई बड़ी मरीज पर नहीं, कोई हाइपो नहीं है और कोई एमआई नहीं, कोई नहीं, बड़े आराम से सर्जरी हो गई। क्यों? क्योंकि
हमने हड़बड़ा के काम नहीं किया। हमने पहले दिन देखा पेशेंट कैसा है, पहली बार इंसुलिन दे रहा है, हमें नहीं मालूम, हमें ये वाली चीज एक्सप्रेस करनी है पेशेंट से। मैं उदाहरण जो देता हूँ, मैं उससे कहता हूँ मैं आपके घर जाऊँ और आप मुझे खाना खिलाओ, कितनी रोटी खिलाओगे बताओ? मैं कितनी रोटी खाऊंगा? 2 3 4 5 6 7 8 कितनी खाऊंगा? अरे डॉक्टर 2 3 4 खाएंगे, हम लोग एक बताओ कितनी खाऊंगा एक बार में, नहीं बता सकते। तो मैं ये नहीं बता सकता आप कितनी इंसुलिन पे कंट्रोल होंगे। हम आपको 2 रोटी परस रहे, 2 रोटी पे भूख लगेगी तो 1 और दे देंगे, 3 कर देंगे, उस पर भी भूख लगेगी तो 1 और दे देंगे, 4 कर देंगे, जरूरत होगी तो 5 कर देंगे, लेकिन हम एक एक करके बढ़ाएंगे। हम एक साथ आपको 6 रोटी आपकी थाली में नहीं डालेंगे। तो यही काम इन्होंने आराम से किया और पेशेंट हमारा अच्छे से कंट्रोल हो गया। तो अब इन 2 हॉस्पिटल, 2 डॉक्टर्स के काम करने के तरीके को हमें समझना है। देखिए हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल कौशल संवर्धन। हमें अपनी स्किल्स बढ़ानी है। जानते तो आप हैं, एग्जाम्स आपने सारे पास किए हैं, आप सब चीज किताब खोल के उसको देख के रिवाइज करके आप हर चीज को समझ सकते हैं, लेकिन जो कुशलता है कार्य की वह करने से आती है। हमने इन दोनों डॉक्टर्स के काम में क्या अंतर देखा? एक ने बिना हड़बड़ाए तसल्ली से काम किया, दूसरे ने हड़बड़ी से कि हम तो देखते आ रहे हैं पिछले 15 साल से ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है, हमने वैसे ही काम कर दिया। नहीं, यह कुशलता नहीं है। तो पहली जगह पे काम होता था घड़ी के हिसाब, अगले जगह उन्होंने कहा हमारा पेशेंट भोजन कर रहा है, जब वो भोजन कर रहा है तो हम घड़ी नहीं, हम भोजन के हिसाब से उसकी चार्जिंग करेंगे। तो एक अंतर तो यह है कि यदि पेशेंट ओरली अलाउड है तो हमें घड़ी के हिसाब से नहीं, उसकी भोजन प्रणाली के हिसाब से चलना है। फिर ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करनी है? जब पेशेंट नील ओरली है तो फिर तो मजबूरी है हम 4 आवर या 6 आवर भी करें, लेकिन जब पेशेंट ओरली अलाउड है तो हम बिफोर मील और आफ्टर मील इसके हिसाब से है हम ये टेस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद आता है कि हम स्लाइडिंग स्केल कैसे बनाएंगे। तो जो पहले पेशेंट का स्लाइडिंग स्केल बनाया गया कि 300 यूनिट से ऊपर हो तो 20 यूनिट दे देना, ना ना ना, कभी ऐसा नहीं कि बहुत तेज भूख लगी हो तो पेशेंट जो घर पे आया है उसको 8 रोटी परस दो ना, हम थोड़ी डोज में ही एक दिन रखेंगे, 2 3 4 रोटी टाइप की डोज में। तो हम 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से 6 यूनिट एक सब्सटेंशियल डोज होती है। तो वहां से आरंभ करके और हम उसके बाद फिर जज कर लेंगे कि पेशेंट की एफिकेसी कैसी है, फिर कितना भोजन कर रहा है, पहले दिन कैसा था रिस्पॉन्स, अगले दिन उसके आधार पर कि हम की डोज में कितना फ्लक्चुएशन करें, यह करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि यदि पेशेंट ओरली ले रहा है तो पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन हर बार 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 देने के बजाय साथ में हम उसकी एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे जो कि पूरे दिन एक बेसिक कवर बेसल इंसुलिन सप्लाई देता है। यह बहुत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब पेशेंट ओरली अलाउड हो। और इसीलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने ये वाली बात कही कि हम पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन पे रखेंगे। अगर पेशेंट ओरली अलाउड नहीं है तो हम उसको आईवी इंसुलिन देंगे, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अगर पेशेंट ओरली अलाउड है तब हम उसको सबक्यूटेनियस इंसुलिन देंगे। 4 टाइम्स रेगुलर इंसुलिन तो हम नहीं देंगे, तो हमें समझ में आ गया बहुत फ्लक्चुएशन होता है, पहले केस में देख चुके। तो वह सीरियस पेशेंट है, नील ओरली है, तब हम उसको आईवी इंसुलिन देंगे। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्लाइडिंग स्केल जो हम कन्वेंशनली जिसको हम फॉलो करते हैं, ये बहुत ही वाहियात तरीका है हमारे ग्लूकोज कंट्रोल करने का, जो कि अधिकांश हॉस्पिटल्स में यूज होता है। और आप सब इसी तरीके इसी चीज से 2-4 होते होंगे कि हमने देखा ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इंसुलिन हमने नहीं दी, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो सारी दे दी। हमें ये मालूम ही नहीं पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है। हम पहले पेशेंट ए को भी वही स्लाइडिंग स्केल लिखते हैं, बी को भी वही लिखते हैं, सी को भी वही लिखते हैं। अरे स्लाइडिंग स्केल बनाना है तो कुछ जजमेंट हमें करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज हमने स्लाइडिंग स्केल बनाया, कल उस स्केल को रिवाइज करना होगा कि कैसा रिस्पॉन्स था, इतनी हाई डोज नहीं देनी, इतनी लो डोज नहीं देनी, हमें इस तरीके से चलना है। तो स्लाइडिंग स्केल सब जगह रहेगा हमारी कंडीशंस में, लेकिन उसको मॉडिफाइड स्लाइडिंग स्केल पे लेके चलना होगा। और अगर हमारा पेशेंट ओरली अलाउड है
तो बेसल बोलस रेजिमेन उससे काफी अच्छा होगा। अब बेसल बोलस रेजिमेन जैसे हमने देखा इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, बेहतर भी है, लेकिन इन्हीं में दिया जा सकता है जिसमें ओरली पेशेंट अलाउड हो और बहुत क्रिटिकल ना हो। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमें इसमें जरूर देनी है। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसल सपोर्ट के लिए, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उस पर के प्राइमरी सपोर्ट के लिए, और पहले दिन की ग्लूकोज लेवल की स्थिति के अनुसार उस दिन करेक्शनल डोज की, रात में ज्यादा डोज हो गई तो हम घटा लें, सुबह कम रह गई थी तो हम बढ़ा लें, तो उसका डेली करेक्शन करते हुए चलना है। यह हमारा जो दूसरा पेशेंट था, इसके प्रति दोनों लोग के मैं विचार जानना चाहूंगा। डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी, पहले आप बताएं कि आपको कैसा लगा यह मैनेजमेंट, क्या उस पहले वाले से बेहतर था और इसमें आपकी क्या क्या बिंदु रहेंगे? जी मैडम। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने देखा कि कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहा पेशेंट का, और 3 दिन में हमने कंट्रोल पा लिया शुगर का, और पेशेंट का ऑपरेशन भी हो गया 139 शुगर पे। तो जैसे कि आपने भी बताया कि पेशेंट निल ओरली है या फूड अलाउड है, ये 2 चीज़ों पे भी थोड़ा सा हमारा रेजिमेंट डिफर करेगा, और डेफिनेटली स्लाइडिंग स्केल पे टोटली डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, या कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं आ पाता उससे, क्योंकि ये हमने भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से देखा है, और इस केस में भी हमने, इसमें जो आपने केस प्रेजेंट किया उसमें भी देखा। तो स्लाइडिंग स्केल को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। कई बार जरूरत पड़ जाती है, कुछ स्थिति में देनी पड़ जाती है, उस पे हमको सोचना पड़ता है, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए स्लाइडिंग स्केल। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बेसल बोलस, तो बेसल बोलस रेजिमेन बहुत ही अच्छा रेजिमेन है किसी भी तरह के बहुत ज्यादा बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का, तो वैसा ही इस केस में भी हुआ है। तो काफी अच्छा कंट्रोल रहा इस पेशेंट में। और जैसे कि आपने भी बार बार इस चीज पे प्रकाश डाला कि अगर निल ओरली है पेशेंट, तो हमें आईवी जो ड्रिप है आईवी इंसुलिन का, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। जी धन्यवाद। डॉक्टर राजीव जुड़ गए हमारे साथ, जी तो सर। डॉक्टर स्नेहलता से मिलने से पहले आपकी राय और ले ली जाए। पहला केस डॉक्टर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो यह किया था, जब आपसे भेंट नहीं हो पाई, कि नहीं सर, एक मैं पेशेंट मौजूद को था पूरे स्लाइडिंग। टाइम। सर अब मैं अवेलेबल था पूरे टाइम, केस सुना मैंने। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन वो हम आपके राय जानना चाह रहे, तो अब कोई बात नहीं, अब उसका सर को पूरी करते हैं। अब जी अपनी सर। राय दीजिए दोनों केसेस पे। जी सर अभी तक जो भी चीज़ें आपने बताई दोनों केसेस में, जो डिफरेंसेस था, फर्स्ट केस में तो जो है हमने स्लाइडिंग स्केल ऑप्ट किया, और जिसमें कि बहुत इरेशनल तरीके से हमने कंट्रोल किया, कभी हाइपो कभी हाइपर, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा डोजेज ऑफ इंसुलिन दी तो फिर दोबारा से हाइपो। तो इस तरह से जो है सर पेशेंट के आउटकम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, चाहे ये हम प्री ऑपरेटिवली कर रहे हैं या पेरी ऑपरेटिव कर रहे हैं या पोस्ट ऑपरेट करें, तो यहाँ हम क्रिटिकल केयर में करें, तो डेफिनेटली पेशेंट का आउटकम खराब होता है इस तरह के इरेशनल कंट्रोल से। दूसरे केस में सर, जो आपने बेसल बोलस रेजिमेन जो आपने बताया लगातार अपनी आप सारी क्लासेस में इस पर बड़ा एम्फेसिस दिया है आपने, और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोविड के बाद से हम लोगों ने बेसल बोलस रेजिमेन पे ड्यूरिंग कोविड भी बहुत अच्छा, मतलब पेशेंट्स को मैनेज किया। पेशेंट्स का हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा था उस समय, और पेरी ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव भी सर ये वंडरफुल रेजिमेंट है एक पर्टिकुलर कंट्रोल लेने के लिए। मतलब इसमें अगर जैसे हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट के, जैसे आपने बताया है कि प्री ऑपरेटिव हम मील को टारगेट करते हैं, टाइमिंग को टारगेट नहीं करते, तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर और फास्टिंग। और इनिशियली अगर हमारे टाइम है तो हम खाने के बाद भी अगर कोई इंसुलिन दे रहे हैं तो 2 घंटे या 1 घंटे बाद उसको चेक करना चाहिए, और एक रेजिमेन उसकी डोजेस फिक्स करने के बाद अगर हम उसको पेरी ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव भी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सर पेशेंट आउटकम बेटर होगा इस रेजिमेन से। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर स्नेहलता मैडम, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? हाँ, वैसे तो देखो दोनों ने काफी चीजें कवर कर ही दी हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो स्लाइडिंग स्केल है ना, वो रेदर देन बेनिफिट नहीं बल्कि हार्म करता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो शुगर बढ़ी हुई है तो हमने एक्स्ट्रा उसमें एडिशनल डोजेस हमने ऐड कर दी है, ठीक है। फिर जब शुगर कम हो जाती है तो जो टेंडेंसी होती है कि हम उसमें एडिशनल इंसुलिन नहीं देते हैं, तो वो वाली इंसुलिन मिस हो जाती है। फिर अगेन शुगर बढ़ी होती है,
तो ये जो अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना शुगर में, तो दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एंड दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज दिस आल्सो लीड्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और यूजली इंफॉर्मेशन ऑनगोइंग चलता रहता है, कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं, तो इनसे पेशेंट को और डैमेज होता चला जाता है। तो ये वाली एक चीज है कि हमें कोशिश करना है कि अप्स एंड डाउन्स तो होने ही नहीं है। तो कोई भी चीज है, हम एक स्टीडी कंट्रोल, वी हैव टू मेक द स्टीडी कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमें स्टीडी स्टेट रखनी है पेशेंट की। तो उस हिसाब से हमें फैसला करना है कि कब पेशेंट को आईवी इंफ्यूजन से और कब पेशेंट को फिर हमें सबक्यूटेनियस हमें उस पर शिफ्ट करना चाहे। तो ये हमें बहुत, ये ट्रांजिशन पीरियड ये हमें बहुत ही केयरफुली वॉच करके हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और रखना चाहिए इसको, क्योंकि हमें ये भी हैम्पर करना है कि पेशेंट भी ना, क्योंकि नेचुरल सर जिस चीज के लिए ऑपरेशन होनी है वो ऑपरेटिव वुंड भी रहता है, तो हमें ये भी देखना कि वुंड की हीलिंग भी प्रॉपर हो, स्टिचेस भी ठीक से हो, उसका आउटकम भी अच्छा निकल के आए, पेशेंट की कोई मॉर्टेलिटी ना हो, मॉर्बिडिटी ना हो, और अनदर कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप ना हो। तो हमें हाइपर भी अवॉइड करना है, और बिकॉज ड्यू टू दी नील ओरल कैटाबॉलिक स्टेट हमें हाइपो भी अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के लिए। तो ये तो बहुत हमें केयरफुली वॉच करके आईवी से सबक्यूटेनियस हमें ट्रांजिशन और न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ये सभी कुछ हमें एक साथ में लेके चलना पड़ेगा सर। ये बस इतना ही एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने बोला अभी कि हमें वेरिएबिलिटी को कम करना है, क्योंकि वेरिएबिलिटी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से पुअर सर्जिकल या जो भी इन्फेक्टिव आउटकम वो खराब होते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों के विचारों के लिए। आइए इसके क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं मैडम? हाँ डॉक्टर सुब्लक्ष्मी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, डॉक्टर अश्विनी बताइए। हाँ वो सर, इसमें सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है दोनों ब्रांच का, एनेस्थीसिया प्लस मेडिसिन का, तो जी हाँ, आप तो कॉम्बो पैक है जी बताइए। तो एक इंट्रा ऑपरेटिव बहुत ही हम कॉमन चीज यूज करते हैं, डीकेआई बोलते हैं, डेक्सट्रोज, पोटेशियम और इंसुलिन, क्योंकि हमें उसके मेटाबॉलिज्म का भी ख्याल रखना है और कंटिन्यूअस शुगर एक मेंटेन है उसका भी ख्याल रखना है। और दूसरी चीज जो हमें ख्याल रखनी होती है जब हम इन्फ्यूजन देते हैं, पोटेशियम लेवल का थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। बाकी चीजें तो सर अब बाकी लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, उसमें कोई हमें एडिशन नहीं करना। एक तो पोटेशियम देखना है और एक इंट्रा ऑपरेटिव शुगर को ऑप्टिमाइज करके रखना है। चलिए, तो आप सबकी विशेषज्ञों की मांग पे अगले पेशेंट को आईवी इंफ्यूजन ही आरंभ किया जाता है। आइए चलिए, तो इस पर चर्चा करते हैं। हाँ पंकज सर, जैसे डॉक्टर मेरे ख्याल से शायद एनेस्थीसिया का भी जैसे वो बता रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द जो एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो हम यूज करते हैं उनके अपने इफेक्ट होते हैं। वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है, जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन जो है उसको भी वेरी करते हैं। तो हमें ये भी बहुत ध्यान में रखना है कि हमने क्या उसमें एनेस्थेटिक एजेंट यूज करा है। तो वो तो मतलब एक टीम वर्क है सर उसमें, तो कि कोई आपने आप कितना ही कंट्रोल कर लो, पता चले ऐसा एनेस्थीसिया दिया है जिससे तो वो काउंटर हार्मोन्स बढ़ने ही है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन वेरिएबल करेगा, तो फिर आप अननेसेसरी फिर आप डोजिंग बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि क्या दिया है, उसका इफेक्ट कब तक है और कब वो वॉश हो जाएगा एनेस्थीसिया का इफेक्ट। क्यों डॉक्टर अश्विनी? वो तो मैडम और डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया पे भी होता है। अगर लाइट प्लेन में आ गया एनेस्थीसिया आपका कम है तो स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ा देता, शुगर लेवल और बढ़ जाता है। तो बहुत सारे वेरिएबिलिटी है उसको कंट्रोल करने में। चलिए आइए, तो फिर जो जीकेआई की बात हो रही थी, ग्लूकोज पोटेशियम इंफ्यूजन, क्योंकि इंसुलिन को जब हम अकेला देते हैं इंफ्यूजन से, आईवी इंसुलिन देते हैं, तो इंसुलिन क्या करती है कि पोटेशियम को एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में ले जाती है। तो इंसुलिन थेरेपी के बाद अच्छा पोटेशियम लेवल फॉल करने लग जाते हैं, तो जिसके लिए पोटेशियम का सप्लीमेंटेशन आवश्यक होता है। तो इसलिए ग्लूकोज और इंसुलिन को अकेले ना देके हम ग्लूकोज इंसुलिन के साथ पोटेशियम को ऐड कर देते हैं। तो एक नेक्स्ट केस, ये नॉन डायबिटिक अभी तक केसेस हमने देखे थे, ये नॉन डायबिटीज नहीं थी इनको, लेकिन ये डॉक्टर राजीवपुरी के खजाने में से हमने एक पेशेंट दे दिया कोविड निमोनिया हाइपोक्सिया वाला, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आए। स्ट्रेस इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया हम कैसे पहचानते हैं? HbA1c 5.8 है, पेशेंट को हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं है, कोई दवा नहीं ले रहा है, तो इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि ये दवाओं से कंट्रोल होने के कारण से है। तो पेशेंट नॉन डायबिटिक था, लेकिन अभी फिजिकल स्ट्रेस के कारण
से वह हाइपरग्लाइसीमिया में आया। तो जिस स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, उनको एडमिशन के टाइम पे इंसुलिन इन्फ्यूजन की स्ट्रेटजी बनाई गई, जैसा कि अभी तक सब लोगों ने कहा। तो अब बात ये आती है कि ग्लाइसेमिक टारगेट क्या है। इससे बहुत बहस होती है कि पेशेंट को हम 180 से 200 से 140 के बीच में रखें। हर कोई अपनी सुविधा अनुसार एक रेंज चुन लेता है। जैसे हम ड्राइविंग के दौरान कि भाई मैं तो 60 पे चलूंगा, दूसरा कहता है ना 90-100 चलेगा, और तीसरा कहता है मैं तो 120 से नीचे बात ही नहीं करूंगा। तो उसी तरह से यह हमें देखना है कि ग्लाइसेमिक टारगेट हम क्या और किस प्रकार से लेके चलना चाहते हैं। तो जो एक जनरल रिकमेंडेशन है, जैसा कि अभी डिस्कशन में आप दो लोगों ने कहा भी था कि जो अल्टीमेट तो हमारी 150 से 140 से 180 है। 140 से 180 के बीच में हम बड़े आराम से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ना ये हाइपो की तरफ जल्दी ले जाता है, ना हाइपर की तरफ। हाँ, अगर फॉर्मूला 1 का ड्राइवर है तो वो 140 पे चले तो समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग 140 पे चलेंगे तो फिर वो राम नाम सत्य की तरफ बढ़ जाएंगे, खुद भी दूसरों को भी ले जाएंगे। तो ये जो रिकमेंडेशन अगर हैं, जिसको कि 140 to 180 तो बोल्ड में मैंने लिखा है, लेकिन अगर हमारा 110 से 140 इसके बीच में यदि हम बहुत ट्रेन, और हमारे ट्रेन और स्किल्ड होने से भी ज्यादा आवश्यक है हमारा स्टाफ, हमारा सिस्टम, जहां हम हॉस्पिटल में आईसीयू में काम कर रहे हैं, यदि वो लोग बहुत ट्रेंड हैं, इसमें इक्विप्ड हैं और विजिलेंट रहते हैं, तब हम एक बार सोच सकते हैं कि 110 से 140 वाली रेंज में हम ऑपरेट करें। लेकिन अन्यथा हम 140 से 180 के बीच में चलें। यह वो लेवल है जो हमें हाइपो और हाइपर दोनों से बचा लेता है। और जब कई स्टडीज में कंपेयर किया गया कि बहुत टाइट कंट्रोल, बिल्कुल नियर नॉर्मल कंट्रोल, लेकिन इसमें जाने में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो कहा गया भाई इसमें तो मत जाओ। लेकिन 140 200 वाला है अगर, तो ये चल सकता है। दोनों के बीच में मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं, मतलब जब मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं मिलता तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में क्यों डालें। हाँ, जो आईसीयू सेटिंग में अगर हम बात करें, तो आईसीयू सेटिंग में तो हम उसको 140 के नीचे भी ना जाने दें, क्योंकि वो वहां पे सीरियस पेशेंट है, वो बता भी नहीं पाएगा, उसके लिए वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बड़ा अच्छा जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, उसके अनुसार अगर हम देखें तो 140 से 180 वाला टारगेट रखते हुए जैसे ही 180 से ऊपर पेशेंट जा रहा है तो आईसीयू सेटिंग की बात है, सीरियस पेशेंट है, हम उसको निलोरली, अधिकांश पेशेंट्स है, या थोड़ा बहुत अगर कुछ फीड ले रहे हैं तो अलग बात है, हम उसको सबक्यूटेनियस इंसुलिन नहीं दें, हम उसको आईवी इंसुलिन देंगे। तो 180 से ऊपर हो तो आईवी इंसुलिन आरंभ कर लीजिए, और ये टारगेट रखिए कि हम उसको 140 से 180 के बीच में रखेंगे। अगर आप बहुत ट्रेंड है, स्किल्ड है, कुशल है, आपका स्टाफ बहुत कुशल है, पूरा हॉस्पिटल सिस्टम सब वेल इक्विप्ड है, तो एक बार सोचा जा सकता है कि हम टाइटर लेवल पे चलें, लेकिन हाथ मत जलाइए इसमें, वरना कभी कभी भारी पड़ जाता है। कृपया 110 से नीचे जाना और 180 से भी ऊपर जाना। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो अपना 200 से 250 के बीच में रखते हैं और हमारे सारे पेशेंट ठीक निकलते हैं। डॉक्टर साहब, वह भी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया है जो कि आउटकम्स को बहुत खराब करता है। तो हम 140 से 180 के बीच की रेंज में चलें, और यह एक सेफ रेंज है जो कि हमारे अधिकांश पेशेंट, अच्छा मैनेजेबल रेंज है, जिसको हम आराम से अचीव भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत है। हाँ, अगर हमारा पेशेंट नॉन आईसीयू सेटिंग में है, किसी इलनेस के साथ वार्ड में एडमिट, तो हम एक बार हम 140-180 पे बंधने की जरूरत नहीं है। अब हम उसको फास्टिंग, प्री मील, पोस्ट मील के लेवल पे देखें। फास्टिंग हम अराउंड 100 जा सकते हैं, और प्री मील 140 से कम रखें, पोस्ट मील 180 से कम रखें। तो टारगेट यही रखना है वहां पे भी कि 180 के ऊपर ना जाने दिया जाए, और 140 के नीचे प्री मील हम एक बार रख सकते हैं, फास्टिंग अराउंड 100 रखते हुए। तो यह हमारी ग्लाइसेमिक टारगेट लेके तब हम अपने पेशेंट के साथ अगर काम करते हैं तो अनकंट्रोल्ड भी नहीं छोड़ना, और बहुत ज्यादा हमको ओवर एग्रेसिव ट्रीटमेंट देके
उसको बहुत नियर नॉर्मल हाई नॉर्मोग्लाइसीमिया करा दें, यह भी हमें अपेक्षाएं नहीं रखनी। यदि इस पे आप लोग के कोई विचार हो तो कृपया दीजिए, और वरना हम लोग इसके बाद इस पे आगे बढ़ें। जी, किसी के कोई बिंदु, कोई अपने सुझाव? सर मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। जी, हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज बताएं। एक सर एक इश्यू और है जो आईसीयूज में बहुत कॉमनली एनकाउंटर हम करते हैं कि एक पेशेंट मेरे पास आया तो स्टाफ ने बोला कि सर वो पेशेंट है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, काफी रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमियाज हो रहे हैं। तो हमने कितना शुगर है, उसने कहा सर 33 आ रहा है शुगर। मैंने कहा फिर कि सर हम 25% डेक्सट्रोज दे चुके हैं आपके आने से पहले, उसके बाद हमने रिपीट किया तब भी सर 33 है। फिर मैंने कहा सर उसके बाद हमने 50% भी दिया और 50% के बाद भी सर लगभग इतना ही आ रहा है। तो सर एकदम से अलार्मिंग हुआ कि ऐसा पेशेंट को क्या हुआ कि ग्लूकोज देने के बाद भी शुगर राइज नहीं हो रहा है पेशेंट का। तो उस कंडीशन में सर मैंने कहा पेशेंट का एबीजी में ग्लूकोज देखो, तो एबीजी में ग्लूकोज सर मोर देन 500 था। तो मैंने कहा अब आप इसको जो है ग्लूकोमीटर चेंज करिए। तो मैंने कहा नीचे से दूसरा ग्लूकोमीटर मंगाइए। तो सर नीचे से दूसरा ग्लूकोमीटर मंगाया तो उसमें हाई शुगर वैल्यू आई। तो बीच बीच में सर हमको अपने ग्लूकोमीटर्स को भी चेक करना चाहिए जब हम क्रिटिकल केयर में बहुत उनका ओवर यूज पर निर्भर है, बहुत स्ट्रिप्स हमारी एक्सपोज पड़ी हुई हैं। तो कभी भी किसी एक वैल्यूज के ऊपर जाके या मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, तो उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए और मल्टीपल सोर्सेज से डाटा लेके तब इंटरप्रेट करना चाहिए क्रिटिकल केयर में सर। यही मेरा सर एक सुझाव है कि ये चीज भी देखनी चाहिए कि कंटिन्यूअस हाइपरग्लाइसीमिया है, कंटिन्यूअस पिछले सेशन में हम ट्रीटमेंट। तो पिछले सेशन में हम यही वाली बात कर रहे थे जी कि जब कभी भी डाउट में हो तो अपने पूरे सिस्टम को एक हम कह रहे हैं इंसुलिन लगाते जा रहे हैं, पेशेंट कंट्रोल में नहीं आ रहा, अरे देखो तो सही इंसुलिन लग रही है, ठीक से लग रही है, नहीं लग रही है। इन चीजों पे हमें एक बार, ये बहुत अच्छा बिंदु आपने रखा कि पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा या ओवर कंट्रोल हो रहा है, रिस्पॉन्स जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा, तो हमें अपने एक बार सिस्टम को रिव्यू अवश्य कर देना चाहिए। धन्यवाद। इसको आइए फिर इसको बहुत शॉर्ट हाँ, टर्म में इसको बहुत शॉर्ट टर्म में बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ मॉनिटर्स। वाह, ये तो बड़ा अच्छा टर्म दिया आपने। और उनको सर भी ऐसा भी होता है कि जो रेट हम लगाते हैं ना इंसुलिन इन्फ्यूजन का, वो रेट ही ज्यादा हो जाता है, वो रेट भी ठीक से कैलिब्रेट नहीं होता है। तो ये भी सर हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हमने रेट डिसाइड करा है, जो लगाए, वो पर्टिकुलर पे स्टिक करके हमने लगा रखा है। क्योंकि स्टाफ रहता है तो वो रेट भी सर गड़बड़ हो जाता है, तो भी पेशेंट को हाइपर में जाने के चांसेस होते हैं। ये पता चल रहा है आपने जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो कैलकुलेट करा वो अपने अंडर डोजिंग से आपने इन्फ्यूजन चला रखा है। तो सर ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें एक केयरफुली वॉच करना चाहिए। जी जी, तो ये देखिए कितनी अच्छी बातें सब निकल के आ रही हैं कि हमें केवल मेडिकल पहलुओं पे ही नहीं है, हमें कई और पहलू ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना है जब हम अपने किसी पेशेंट को सीरियसली इल सेटिंग में और उसका उपचार कर रहे हैं। तो ये चौथा केस जिसको 3 सालों से डायबिटीज है, कोविड निमोनिया हुआ, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हुआ, रैंडम ग्लूकोज लेवल 311, कुछ समय से इनकी दवाएं भी बंद थी, यूरिन में कीटोन भी आने लगा, सीरियस पेशेंट है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में, ऑब्वियसली वो निरोग भी रहेंगे। अब ऐसे में इंसुलिन कैसे आरंभ की जाए, इस पर चर्चा हम लोग काफी देर से कर रहे थे। और इस पे बात हुई कि हम क्या करें, तो निकल के आया कि स्लाइडिंग स्केल हम यूज करेंगे नहीं, सबक्यूटेनियस इंसुलिन उस वक्त हम देंगे नहीं, भोजन ले जा रहा है तो बेसल बोलस रिजीम हम देंगे नहीं, तो बचा हमारे पास आईवी इंसुलिन देंगे। तो हम इस पेशेंट की आईवी इंसुलिन आरंभ करते हैं और कहा गया भाई पेशेंट को आईवी इंसुलिन पे रखो और फिर जैसा हो मुझे, जैसा कि यूजुअली हमारे यहाँ होता है कि हम कंसल्टेंट हम रेजिडेंट से कहते हैं भाई ऐसा करो और आवरली चार्ज करो और मुझे बताते जाना क्या। तो रेजिडेंट ने कहा, अच्छा सर ने कहा है आईवी इंसुलिन पे रखने पे
4 यूनिट्स उसने आईवी दिया, 311 ग्लूकोज लेवल था। 1 घंटे बाद देखा फॉल नहीं किया, 8 यूनिट कर दिया। अभी भी फॉल नहीं किया बल्कि और बढ़ ही गया, 12 यूनिट कर दिया। अब और बढ़ गया, 16 कर दिया। ना किया तो डॉक्टर साहब ने कि बहुत हैवी डोज मत देना, लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा। फिर 370 आया, 20 यूनिट किया, 301 आया, 24 यूनिट किया। अब 6 घंटे हो गए देते देते और 24 से 28 यूनिट इंसुलिन हम देते जा रहे हैं, पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा। अब उसने सोचा कि भाई अब कंसल्टेंट से फोन पे बात कर लेनी चाहिए कि सर मैडम हम इतनी हैवी डोज पे पहुंचे और वो मॉनिटरिंग ऑफ द मॉनिटर वाली बात याद आ गई डॉक्टर शनि की कि क्या किया जाए। भाई देखो सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है, तो पहली बात तो ये कही गई जरा चेक करो। तो चेक करने पूछा गया भाई तुम लगा कैसे रहे हो? देखा आपने कहा था कि इंट्रावेनसली लेनी है, तो मैं उसको इंट्रावेनसली हर घंटे उसको बढ़ा बढ़ा के आईवी देता जा रहा हूँ। आईवी कैसे दे रहे हो? ये सिरिंज में लोड की और इंट्रावेनसली लगा दी उसके जो आईवी ड्रिप से चल रहा हो। तो अब हमें समझ में आया कि उस पेशेंट को आईवी इंसुलिन कैसे दी जा रही थी, आईवी इंजेक्शन के। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वही सेम रेगुलर इंसुलिन हमने सबकुटेनियस लगाते हैं उसको, तो हम लोग 5 सेशन से बात कर रहे हैं कि जब हम लगाते हैं तो आधे घंटे में काम करना आरंभ करती है, 2 से 4 घंटे में उसका पीक प्रभाव आता है, 6 से 8 घंटे में वो समाप्त होता है। ये तो अब तक हमें रट गया होगा बिल्कुल, और फिर सोते हुए भी कोई जगह है हाँ भाई आधे घंटे में 2-4 घंटे 6-7-8 घंटे ये तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन ये तो बात ही नहीं, इंट्रावेनस में क्या होता है, आईवी अगर हम सर्कुलेशन में सीधे ले लेते हैं इंसुलिन तो उसकी सर्कुलेशन हाफ लाइफ केवल 4 मिनट होती है। और कोई भी जो दवा है वह धीरे धीरे उस हाफ लाइफ के बाद उसका जो इफेक्ट फॉल करता है। तो 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ मतलब 4 into 5 20 मिनट्स में तो इंसुलिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और 4 मिनट बाद 50%, 8 मिनट बाद 25% और 12 मिनट बाद 12.5%। तो मतलब 10 से 12 मिनट तो उसका असर केवल 12% पे आ जाएगा। तो 10 मिनट बाद उसका प्रैक्टिकली असर भी नहीं बचता। तो अगर हमने आईवी इंसुलिन को बोलस के रूप में दिया तो वो इंसुलिन केवल 10 मिनट काम करेगी। तो जो हमारा पेशेंट ये चल रहा था, तो हम हर घंटे उसको 28 यूनिट इंसुलिन तक पहुंच गए, देते जा रहे हैं। लेकिन ये 24 ये 20 28 यूनिट कितनी देर काम कर रही थी? 10 मिनट। बाकी 50 मिनट या 48 मिनट पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन लगभग काम ही नहीं कर रही थी। यह सबसे बड़ी दिक्कत रही। तो हमने कहा आईवी इंसुलिन, लेकिन हमारे रेजिडेंट ने समझा नहीं, उसने आईवी बोलस दे दिया। तो जब हमारा सबकुटेनियस इंसुलिन रेगुलर दी जाती है तो ऐसे काम करती है, जब इंसुलिन इन्फ्यूजन दी जाती है तो देते जा रहे काम करते जा रहे। लेकिन जब आईवी बोलस देते हैं तो 10 मिनट असर रहा, 50 मिनट साफ, फिर लगाया 10 मिनट असर रहा, 50 मिनट साफ। तो प्रैक्टिकली वो पेशेंट 6 घंटे बाद भी विदाउट इंसुलिन। तो ध्यान ये रखना है, छोटी छोटी बातों को स्पेसिफाई करना है कि आईवी इंसुलिन का मतलब आईवी बोलस नहीं। आईवी इंसुलिन का मतलब जो अभी तक हम लोग सब कह रहे थे आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन दिया जाएगा बोलस। ठीक समझ में आ गई बात? इन्फ्यूजन देंगे, वरना हमारी इंसुलिन देखो 4 से 28 मिनट तक आ गए, पेशेंट को कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन किस रेट से देंगे है, वहां पे तो हमने कहा कि 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से हम दें तो 6 घंटे मिल रही है। यहाँ पे तो हमें आवृत्ति के हिसाब से सोचना है। तो बात ये है कि अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है तो एक आईवी बोलस दे दें, जैसे कि जो हमारी स्टैंडर्ड रेजीम है डायबिटिक कीटोसिडोसिस, उसमें भी क्या मेंशन है कि पेशेंट आया, हमने उसको 6 यूनिट आईवी बोलस दे दिया। लेकिन ये आईवी बोलस तब दिया जब हम उसके बाद इंसुलिन इन्फ्यूजन आरंभ करने जा रहे हैं। आते ही जब तक इन्फ्यूजन आरंभ हो रहा है उसको आईवी बोलस दिया और फिर इन्फ्यूजन लगा दिया। अब ये इन्फ्यूजन कितना, जितना उसका करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए,
और उसके हिसाब से ग्लूकोज का इन्फ्यूजन तैयार कर दीजिए 3 यूनिट पर आवर। तो 300 शुगर है लगभग, 3 यूनिट पर आवर के स्टेज पे हमने आरंभ किया। तो 291 पे पेशेंट का इन्फ्यूजन किया, आईवी रस लगाया, इन्फ्यूजन देखिए हमने देखा अब क्या हुआ, 1 घंटे बाद पेशेंट की ग्लूकोज लेवल 264। ठीक, एक तो प्रसन्नता ये हुई कि पहले से अंतर आया, इतना अंतर तो पहली बार हमने देखा 1 घंटे में इस पेशेंट में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमने एक तरीका ये सीखा, जितना ग्लूकोज लेवल हो उसको 100 से डिवाइड करके एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं। ये रफ आइडिया उसी तरह का है जैसे हम लोग सब्सिडेंस लगाने में 0.1 यूनिट पर केजी हमने एक रफ स्टार्टिंग डोज कैलकुलेट की। अब हम डिपेंड करता है कि पेशेंट में रिस्पॉन्स कैसा है, अगला जो इंजेक्शन लगेगा वह हम पुराना रिस्पॉन्स देखते हुए उसके आधार पर लगाएंगे कि पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है। यहाँ पेशेंट सीरियस है, इन्फेक्शन है, हो सकता है सेप्टिसीमिया हो, उसके साथ में ऑर्गन डिसफंक्शन हो, उसके साथ टिश्यू हाइपोक्सिया हो, तो सब केसेस में इंसुलिन का रिस्पॉन्स वेरी करेगा। तो यदि हमारे पेशेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज 1 घंटे में 30 से कम हुआ तो हमें इंसुलिन की स्पीड बढ़ानी है। हाँ, 30 से ज्यादा अगर लो किया तो इसका मतलब हम अभी इसी रेट को कंटिन्यू कर दें। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे इस पेशेंट में हाँ 291 से 264 लगभग 30 के आसपास का होता, 30 से कम ही है। तो हमने कहा अब इसका हम रेट बढ़ा देते, तो हमने 3 यूनिट्स को बढ़ा के 4 यूनिट किया। अब देखा रेट हमारा जो है अभी भी 30 का नहीं आया, हमने 5 यूनिट किया। अब देखा 30 का आ गया, हमने 5 यूनिट चलने दिया, देखा कम रहा, हमने 6 यूनिट किया। तो करते करते हमारा पेशेंट 6 घंटे में यह पेशेंट 99 पे आ गया। तो बड़ा अच्छा फॉल हम देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है। तो अभी तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन दीजिए, और ये देखिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब पेशेंट हमारा करते करते 6 घंटे में 99 पे आ गया, अब हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद कर दिया। जब 60 पे आ गया तो अब दिक्कत यह आई कि इंसुलिन तो हमने बंद कर दिया, हम करें क्या आगे। फिर से हमें ध्यान रखना है एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर कि इतनी बात तो हुई थी कि 30 से ऊपर का फॉल है तब तो हम सेम डोज रखेंगे, 30 से कम का फॉल है तो हम डोज बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? पेशेंट को हमें 140 से 180 ले जाना है। जब 180 के अंदर आने लग जाए तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन सेम रखना है या घटाने का प्लान करना है। और जब सीवियर हाइपो के स्टेज में पहुंच जाए तब हमें इन्फ्यूजन बंद कर देना है। तो यहाँ पे 60 पहुंच गया, हमको तो 180 पे ही अलर्ट हो जाना चाहिए था। अगर हम पहले देखें तो हमें यहीं से 6 यूनिट पर आवर पे जब हम 182 आ गए थे तब भी हमें ये प्लान कर लेना चाहिए था कि शायद अब हम 5 यूनिट करके देखें कैसा चलता है, वरना 147 पे तो जरूर घटाना चाहिए था जो हमने नहीं घटाया। तो हमें विजिलेंट रहना है, एक स्लाइडिंग स्केल एक रेजिम लिख के भूल नहीं जाना है, उसको रिवाइज करते रहना है। जब ये 180 के नीचे जाए तो इन्फ्यूजन रेट कम करिए, 70 के नीचे बंद कर दीजिए। हमने बंद कर दिया और बहुत कम हो गया था, आईवी डेक्सट्रोज भी दे दिया, 1 घंटे बाद 330 हो। अब क्या करें? ये तो फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। मरीज के घर वाले भी पैनिक हैं और रेजिडेंट भी अपना सर खुजला रहा है कि क्या किया जाए। तो जब 70 से कम ग्लूकोज पहुंचे, एक तो हमें 1 घंटा नहीं बैठना क्योंकि पता नहीं पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या हो, तो हमें हर 15-15 मिनट पे ग्लूकोज लेवल चेक करना है, विजिलेंट रहना है, आईवी डेक्सट्रोज देना है। लेकिन एक उसके लिए एक रफ कैलकुलेशन है कि 100 माइनस ब्लड ग्लूकोज इंटू 0.8, उसके हिसाब से निकाल के ग्लूकोज लेवल दे दिया गया। जब ये ग्लूकोज लेवल 70 से ऊपर आने लग जाए तब मॉनिटरिंग कम की, 90 से ऊपर आने लग जाए तो मॉनिटरिंग और कम की, और 140 से ऊपर आने लग जाए इन्फ्यूजन पुनः
आरंभ करना है एट अ लोअर रेट। तो 140 से ऊपर आते ही हमने क्या कहा था, 140 to 180 का टारगेट है, तो 140 से ऊपर जा रहा है, अब इन्फ्यूजन आरंभ करिए, क्योंकि इन्फ्यूजन आरंभ करने की जो बात है वह हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम इन्फ्यूजन आरंभ नहीं करें तो इन्फ्यूजन कैसे काम करता, ऑन और नन। जब हमने इन्फ्यूजन बंद किया 10 मिनट के अंदर पेशेंट में इंसुलिन का प्रभाव थमा, तो उसके बाद प्रभाव बनाए रखने के लिए हमें दोबारा इंसुलिन इन्फ्यूजन आरंभ करना पड़ेगा। तो इससे एक तो लाभ ये होता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, हाइपो हो गया, हमने इन्फ्यूजन बंद किया, 10 मिनट में खत्म, अब पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास ये ऑप्शन नहीं बचता। तो इस तरह से इंसुलिन आईवी इन्फ्यूजन बहुत सेफ रेजिमेंट है और हम उसको अपने पेशेंट में कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा यूज कर सकते हैं, और अगर ओवर कंट्रोल जैसे हमने देखा अभी वो हो गया था, तब हम उसको बंद करके उस पेशेंट को रिवाइव भी कर सकते हैं। अब हमें आईसीयू में शिफ्ट करना है इस पेशेंट, इंसुलिन इन्फ्यूजन रेगुलर इंसुलिन सबकुटेनियसली दें या बेसल दें। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ, चलिए हमने डिसाइड किया पेशेंट ठीक ठाक है, इसको हम सबकुटेनियस इंसुलिन अभी हम देते हैं, और रात में जैसे पहले केस था उसमें हमने ग्लासडीन हम उसको जोड़ देंगे एज इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो आईसीयू में पेशेंट 164 था, हमने इन्फ्यूजन बंद करके पेशेंट को वार्ड में भेज दिया, वार्ड में पहुंचा 1 घंटे बाद, तो हमने देखा 297, 6 यूनिट प्लेन इंसुलिन लगा दी। अगले घंटे देखा 268, अरे अभी बढ़ा जाता है, तो ठीक हो गया था, फिर 6 यूनिट लगा दी। 3 घंटे बाद 211, 8 यूनिट बढ़ा के लगा दी, लेकिन ये अच्छा वाला पेशेंट अभी हमारा अनकंट्रोल क्यों हो गया, ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। तो हमें यह एक चीज पे ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पे जब हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद किया 10 मिनट में इन्फ्यूजन का असर थमा, तो 1 घंटे बाद 297 इसीलिए पहुंच गई क्योंकि पेशेंट बिना इंसुलिन के। 1 घंटे बाद हमने अब उसको प्लेन इंसुलिन लगाई, सबकुटेनियस लगाई, आधा घंटे में असर आरंभ होगा, 2 से 4 घंटे में वो पहुंचेगा। तो अभी तो 2 घंटे में कोई उसका 180 कम हुई, लेकिन कोई खास प्रभाव हुआ नहीं। हमें अभी इसको बिल्डअप होने में टाइम देना होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि आईवी इंसुलिन बंद करो, तब बंद करो जब सबकुटेनियस डोज लग चुकी हो, क्योंकि आईवी इंसुलिन का असर तो खत्म हो जाता है। तो पहले हम सबकुटेनियस लगा दें, और उसके जब इसका असर आधे घंटे में आरंभ हो जाए तब हम आईवी इंसुलिन बंद करें, जिससे कि यह असर बना रहे। तो अगर हमें रेगुलर इंसुलिन लगानी है पेशेंट को, तो 1-2 घंटे पहले हम लगा दें इंसुलिन बंद करने के। अगर हमें इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग लगानी है तो हम उसको और 2-3 या 3-4 घंटे पहले लगा दें, उसके बाद इंसुलिन बंद कर दें, वरना आपके पेशेंट को फिर अनकंट्रोल कर देंगे। तो घूम फिर के बाद क्या आएगी, फिर से हमें यही चीज याद रखनी है कि इंसुलिन कौन सी कब तक काम करेगी, इसलिए कौन सी इंसुलिन हम किस समय पे आरंभ करें और किस समय पे बंद करें, यह बहुत आवश्यक है। हमने यहाँ तक तो देखा था अपने पेशेंट को, हम 6 यूनिट 8 यूनिट हमने लगाया, चौथे घंटे पे शुगर उसकी आ गई 91। हमने कोई इंसुलिन नहीं दी सबकुटेनियस। 5वें 6ठे 7वें घंटे पे पेशेंट सीधे हाइपो में चला गया, हम डेक्सोल देते आ गए, ये फिर वही कहानी शुरू हो गई। जब तक पेशेंट आईसीयू में था डॉक्टर राजीव पुरी के पास बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब पंकज अग्रवाल के पास आया तो फिर वही हाइपर से हाइपो में पहुंच गया। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आईवी इंसुलिन को 1 घंटे में देख के लगा रहे थे, सबकुटेनियस थोड़ी 1 घंटे में लेना है, सबकुटेनियस का असर तो लंबा होता है। तो हमने दे 1 घंटे पे 1 घंटे पे दे दिया, और कंबाइंड इफेक्ट उसका इतना ज्यादा हो गया कि वो फिर 3-4-5 घंटे में वो मिलके उसने सीवियर हाइपो कराना आरंभ कर दिया। तो आवरणी हमें आवृत्ति ग्लूकोज टेस्टिंग करनी है, आवृत्ति इंसुलिन देनी है, लेकिन आईवी
इन्फ्यूजन जब सबकुटेनियस हो तो हमें 4 घंटे से पहले से देने की आवश्यकता उसको नहीं है। सबकुटेनियस की डोज को हम अमूमन जैसे 6 घंटे पे करते हैं वैसे लेते हैं। अब हमने ये भी लेसन सीखा जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया हमको कि ऐसे नहीं करते बेटा, समय समय पे रुक रुक के लगाओ 6-6 घंटे पे। तो हमने जब 6 यूनिट इंसुलिन 215 पे दी, 150 हो गई, अगले 6 घंटे बाद फिर बढ़ गई, फिर अगले इसके बाद कम हुई, अगले 6 घंटे पे फिर बढ़ गई। तो इसका कारण घूम फिर के यही आता है कि हम जो फ्लक्चुएशंस हैं, जब तक हम प्लेन इंसुलिन देते रहेंगे ये ग्लूकोज के लेवल ऐसे ही फ्लक्चुएट करते रहेंगे, जिसके कारण से हमें एक लॉन्ग एक्टिंग कवर, अगर पेशेंट ओरल इनटेक ले रहा है, अगर प्रिडिक्टेबल ओरल इनटेक ले रहा है कि खा लेगा, इतना सिक नहीं है कि वो खा ही ना पाए, 2 बस्ते खा के छोड़ दे, तब हम लॉन्ग एक्टिंग डोज जरूर जोड़ दें, जिससे कि वह बीच के जो फ्लक्चुएशन हैं उसमें वो पैचअप। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे यह डिस्कस किया कि यदि हम अपने पेशेंट को सर्जरी के दौरान या आईसीयू सेटिंग में इंसुलिन थेरेपी पे रख रहे हैं तो उस इंसुलिन पे हमें आईवी बोलस नहीं देना, आईवी इंफ्यूजन देना है। जब सबकुटेनियस पे शिफ्ट करना है तो सबकुटेनियस को घंटे घंटे पे नहीं देना, 4 से 6 घंटे पे देना है। और जब मील इंटेक प्रेडिक्टेबल हो तब उसको एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कवर देना है। जब भी हमें आईवी इंसुलिन से सबकुटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट करना हो तो सबकुटेनियस को हम आईसीयू में पहले लगा दें, रेगुलर इंसुलिन है तो 1 से 2 घंटा पहले लगा दें और फिर उसके बाद इंसुलिन बंद करें, वरना फिर हमारे उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यह कुछ चर्चा थी, बेसिक चर्चा ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा विषय है। हम लोग जो अगला सेशन करेंगे प्रीमिक्स इंसुलिन थेरेपी का, इसमें प्रीमिक्स इंसुलिन थेरेपी और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड रेजिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने के बाद एक सेशन हम लोग इस पर फिर से उसमें डिस्कस करेंगे इसके और कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स को, कि किस प्रकार से हम सर्जरी और आईसीयू और हॉस्पिटल सेटिंग में इंसुलिन थेरेपी को प्रयोग में लाएं। आज के लिए इतना ही। अब समय है हमारे एक्सपर्ट से फाइनल ओपिनियन उन लोगों को लेने का, और फिर ये अपना सर्टिफिकेट को बेसिक इंसुलिन थेरेपी का यही वाइंड अप कर दें। जी मैडम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहूंगी क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको आपने सरल बनाने की कोशिश की है। तो मैं अभी भी रेसिडेंट से यही अनुरोध करूंगी कि अगर आप कहीं भी डाउट में हैं तो प्लीज अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें, क्योंकि इसमें अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं किसी भी, जैसे कि सर ने भी बताया, हमने किसी रेजिमेंट को फॉलो किया, कंट्रोल नहीं आ रहा, हमने नेक्स्ट डे तक वही फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत एक बड़ा कैच है कि हमें उस समय अपने सीनियर से डिस्कस करना है। अगर मैं भी कहीं फंसती हूँ तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने कलीग से डिस्कस करूँ, अपने सीनियर से डिस्कस करूँ, बजाय कि मैं कल तक का वेट करूँ कि वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है या कब तक आएगा। तो सबसे पहले ये रेसिडेंट्स के लिए मैसेज है कि इस चीज को फॉलो करें। सर ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि हम कैसे कब क्या चेंज करें, कि कब हम उसको आईवी बोलस हमको कब देना है, उसको इंसुलिन इन्फ्यूजन में कैसे शिफ्ट करना है, और इंसुलिन इन्फ्यूजन से हमको वापस सबक्यूटेनियस पे कैसे जाना है। तो इन चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पे भी डाउट पे हैं तो अपने सीनियर से बिल्कुल तुरंत कंसल्ट करें। यही एक मेरा मैसेज रहेगा सर। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर तो हमारे साथ होते ही नहीं, हमारे जी सर। साथ तो सारे सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स ही होते हैं। अभी जी हमारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें रेजिडेंट डॉक्टर्स का ज्यादा अच्छा ध्यान सर, तो नहीं है। अगर मैं भी होंगी आप इस लोग जगह से पे तो मैं भी चाहूंगी कि मैं अपने कलीग से, मैंने पहले भी कहा, अगर मैं होंगी इस जगह पे तो मैं भी अपने कलीग से या अपने सीनियर से डिस्कस करूंगी, अगर मैं भी किसी जगह पे डाउट पे फंसती हूँ तो। अगला जो कोर्स हम लोगों का नेक्स्ट वीक से आरंभ होने वाला है, यदि आप लोगों के कोई रेजिडेंट्स आप लोग ठीक समझते हैं कि उनके लिए यह उपयोगी हो सकता है तो आप लोग उन तक ये जी सर। सूचना पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल मैडम, सर। डॉक्टर स्नेहलता।
हाँ सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत सहजता से और सरलता से समझाया। मतलब हम लोग की भी काफी चीजें यार क्लियर हो गई हैं। खैर ऐसा नहीं है। और सर, डॉक्टर शुभा ने जैसे रेजिडेंट का नाम लिया, तो आपसे गुजारिश है कि आप एक रेजिडेंट के लिए भी क्लासेस अपनी शुरू करिए। हम तो आपके कलीग्स हैं, फैकल्टी हैं, और तो उनको भी सर आपका जो है नॉलेज और आपकी जो है जो आपकी जो प्रतिभा है, उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली सर वही उस चीज को फॉलो भी करते हैं। हम तो उनको गाइड करते हैं सर। और सर बस मैं एक चीज इसमें कोई लोग थोड़ी है, रेजिडेंट आप लोगों के पास है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास से रेजिडेंट के पास जाए अगर वो ज्वाइन करें। हमने तो एक ओपन फोरम है, यहाँ पे सीनियर से सीनियर लोगों से लेके जूनियर से जूनियर, अंडर ग्रेजुएट चाहे तो भी इंटर्न भी आके इंटर्न भी सीख के वो भी ठीक उसके है काम आ सकता है। हाँ सर, उनको भी हम शेयर कर देंगे। जो यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी अगर आपके ना इस पार्ट का एमसीक्यू ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर दूंगी। वो लोग भी अगर इच्छुक होंगे तो वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे सर इसको। और सर बस एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जब भी हम आईवी से सबक्यूटेनियस पे स्विच ऑन करते हैं, तो हमें ब्लड ग्लूकोज के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर हमारा 180 से कम ब्लड शुगर आ रहा है, तो वो कुछ कॉन्जिक्यूटिव आवर्स यानी 4 to 6 आवर्स तक वो मेंटेन रहे। तो हमें 4-6 घंटे से पहले हमें मॉनिटरिंग नहीं करनी है। वो 4-6 घंटे तक मेंटेन है, तभी हमें सबक्यूटेनियस में स्विच ऑन करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट का हमारा जो न्यूट्रिशन है वो स्टेबल है, वो न्यूट्रिशनली पेशेंट ले पा रहा है। कोई पेशेंट वेजो प्रेशर पे नहीं है, कोई पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, और पेशेंट क्रिटिकल नहीं है सर। क्योंकि ये हमें देखना है कि अगर क्रिटिकली पेशेंट है तो आईवी इंफ्यूजन ही देना है, बेशक नॉन क्रिटिकल है तभी उसको सबक्यूटेनियस पे हमें शिफ्ट करना है। और दूसरा जो आपका जो एनायन गैप है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, कोई एसिडोसिस, कोई डीके है, कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रख के हमें तभी इसको स्विच ऑन सर करना चाहिए उसको। तो यही मेरे इनपुट से, बाकी तो सर सब कुछ आपने सर कवर कर ही दिया। ये आपने महत्वपूर्ण बिंदु से अपनी राय रखी कि हमें 4-5 घंटे तक मॉनिटर तो करें, लेकिन मॉनिटर करने के बाद कि हर घंटे उसको कंटिन्यूअस इंसुलिन देते रहे, यह कार्य ना करें, क्योंकि वो फिर उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट में वो मरीज के लिए हानिकारक है। डॉक्टर राजीव पुरी, आपके रोजगार कुछ? सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो पांचों मॉड्यूल्स जिस तरीके से आपने कवर किए इतनी सरलता से, और सबसे पहले जो एक बेसिक लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको तो इंसुलिन के बारे में ज्ञान ही देना, मतलब 30/70, प्रीमिक्स इंसुलिन, बेसालॉग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ये कंसेप्ट आपने अपनी हर क्लास में क्लियर किए। और जिस तरीके से शुरुआत से लेके लास्ट तक आपने एक एक मॉड्यूल्स में चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, बहुत अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ें कवर करी। और लास्ट मॉड्यूल में आपने जो पेरी ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और आईसीयू में किस तरह से शुगर को कंट्रोल करना है, ये भी सर वंडरफुल चीज़ है। इनफैक्ट हम लोग भी कई जगह लैग करते हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली आज नई। तो मैं तो सर इस चीज़ के लिए आपको पूरी सराहना करूंगा, पूरी बधाइयाँ दूंगा कि इतने सरल तरीके से आपने ये जो पांचों मॉड्यूल फिनिश किए हैं। और हम लोगों को इनफैक्ट कंसल्टेंट होते हुए बहुत सारा ज्ञान हमने अर्जित किया है। और आगे भी सर अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की क्लासेस लेते रहें और कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी डिस्कस करें, हर क्लास के बाद एक केस डिस्कशन भी सर करें, जिससे लोगों को लाइव पता चले कि कोई कीटो एसिडोसिस का केस है या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है या किस तरह की क्या चीजें हैं। तो कुछ और लोगों से भी सर सुझाव लेके आप इन चीजों को भी जोड़िए सर, एक केस जरूर रखिए एक क्लास के बाद सर। वैसे मैं समझता हूँ समय की प्रॉब्लम है, 1 घंटा भी निकालना मुश्किल है, लेकिन बस एक सजेशन है सर आगे के लिए। आपका सुझाव बहुत आवश्यक है और इस पर हम यथासंभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बैच में हम लोग फर्स्ट सेशन में तो इसी को रिवाइज करेंगे, 5 सेशन भी जो हमने किया इनको करते हुए, और फिर उसके बाद हम लोग प्री थेरेपी को, क्योंकि वह रिवीजन उन लोगों के लिए बेसिकली होगा जो पहले वाला सेशन नहीं कर पाए हैं, अगले सेशन से ही वो इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन तक भेज सकते हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने कार्यक्रम में हमारे साथ में उपस्थित हुए और अपने अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन किया। वास्तव में
कोई कितना भी सीनियर क्यों ना हो जाए, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। तो जब हम आपके साथ में 1 घंटा हम आप 3 लोगों के साथ, डॉक्टर रामदास के साथ, 4 लोगों के साथ बैठे, डॉक्टर अश्विनी इसमें जुड़े और डॉक्टर उदय जोशी को मैं देख रहा हूँ वो है, तो आप लोगों के साथ में कुछ ना कितनी बातें, तो देखिए आप लोगों के कहने से हमारी भी उसमें रिवाइज हुई और हम सब एक दूसरे से इसी प्रकार से सीख के बिना अभिमान में आए हुए जो सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हम अपने आप को एक बेहतर चिकित्सक के रूप में एक अपना विकास करा सकते हैं। यही हमारे कौशल का विकास है और यही हमारे देश की आवश्यकता है। आज हमारे पास डिग्री होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस किसी को कुछ काम अच्छा करने का जो अनुभव हो, जो योग्यता हो, उसकी कमी है। अब इसको इस क्वांटिटी को अब हमें क्वालिटी में बदलने की आवश्यकता है। हमारा देश बहुत अगले 5 वर्षों में हम देखेंगे बहुत बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन उसके लिए हम सबको अपनी अपनी क्षमताओं से 10% अतिरिक्त कार्य करना है। यह बात मैं अपने लगभग हर संबोधन में कहता हूं कि अपनी क्षमता से 10% अधिक कार्य करना है, तभी हम अपना, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। और वह बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में, क्योंकि जिस तेजी से हमारे यहाँ जो कौशल समाप्त हो रहा है, हम सब किताबी बातों पे, किताबी ज्ञानों पे आधारित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इस परंपरा को छोड़कर अपने कौशल को विकसित करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को आज यही हम समाप्त करते हैं। डॉक्टर रामदास हमारे बहुत ही थैंक यू सर, धन्यवाद पंकज सर, आप तो हमारे मेंटर हो। हमारे साथ है, बहुत खूबसूरती से इन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, आपका बड़प्पन है। अमित जी, मैनकाइंड की पूरी टीम, अभी तक हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, somehow मुझे ये लगा कि मैनकाइंड की टीम, ये जो हमारे सर अमित सिंह जी हैं, अमित गौतम हैं, इन सब ने मिलके, पुरुषोत्तम जी और इनके बॉसेस ने मिलके अभी तक की सबसे बढ़िया जो कंडक्ट लगा मुझे आपके साथ लगा। बहुत ही शानदार आपने ग्रुप बनाया है, इसमें बहुत अच्छे आपने 1000 के आसपास जो हम बता रहे थे सदस्य रखे हैं, और मेरे ख्याल से 700-800 तो हर सेशन में रहते हैं, क्यों अमित जी? धन्यवाद सर। सर बिफोर वी क्लोज, हमारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप आज्ञा करें तो क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूं? बिल्कुल, ये तो मैं कभी कभी खुशी में आदमी कुछ भूल जाता है, तो यह तो एक बड़ा आवश्यक कार्य था जो मैं खुशी में कि आज कार्यक्रम हमारा सब लोगों के साथ संपन्न हुआ, ये मैं भूल गया था। हाँ बताइए। सर डॉक्टर अनवर अहमद के द्वारा पूछा गया है, क्या हम ग्लार्जिन इंसुलिन को आईवी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर इंसुलिन? बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज कभी भी किसी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को हम इंट्रावेनस नहीं देंगे, इन्फ्यूजन में नहीं देंगे। इन्फ्यूजन में जाने के बाद तो सभी इंसुलिन मेटाबोलाइज होके और 4-5 मिनट में वो उनकी हाफ लाइफ के अनुसार वो मेटाबोलाइज होने लग जाती है और कुछ देर में समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्लार्जिन इंसुलिन जो है वह एसिडिक पीएच पे स्टोर होती है, वह न्यूट्रल पीएच पे नहीं होती। सारी इंसुलिन न्यूट्रल पीएच पे है सिवाय ग्लार्जिन के। तो ग्लार्जिन इंसुलिन तो एसिडिक पीएच में है, वो तो देने के बाद और डिनेचर करेगी। एनपीएच वगैरह में जो हमने और कंपोनेंट्स डाल रखे हैं, जिंक है, प्रोटामीन है, वह सब आईवी देने में वहां पे रिएक्टिव हो सकते हैं। जो हमारे जो डेटेमेड में और जो डेग्लूडेट में जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उससे जुड़ा हुआ एल्ब्यूमिन है, वह सब आईवी देने में हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हमें कोई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आईवी देने के लिए केवल और केवल एक इंसुलिन है, वह है रेगुलर इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन के जो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइज। तो अब दूसरा प्रश्न ये आता है, तो इन रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग के अतिरिक्त कोई भी इंसुलिन स्ट्रिक्ट नो कंट्रा इंडिकेटेड नहीं दी जाएगी इंट्रावेनसली।
पहली बात। दूसरी बात, तो इसका मतलब क्या, अगर हमको जल्दी प्रभाव लाना हो, एक पेशेंट 600 ग्लूकोज लेवल के साथ हमारे पास आए और हमें जल्दी कंट्रोल करना हो, तो क्या हम एस्पार्ट लिस्ट्रोग्लुलाइसिस को आईवी दे दें? नो, उसको भी हमें आईवी नहीं देना। क्यों? यह रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग जो है, वो रैपिड एक्टिंग तब है जब वो सबकुटेनियस स्पेस में दिए जाए। सबकुटेनियस स्पेस से वो जल्दी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद तो सारी इंसुलिन वो तुरंत काम कर रही है। तो आईवी इंसुलिन देने में तो हम हीरे को कोयले के भाव में बेच रहे हैं। तो वो जो हमारी एस्पार्ट ग्लूलाइसिन और लिस्ट्रो इंसुलिन है, आईवी हम दे दिया तो वहां तो जाके सारी इंसुलिन एक तरह से काम करेंगी, तो वहां पे रैपिड एक्टिंग कुछ नहीं होता। तो उसको हमें आईवी देने की आवश्यकता नहीं है। आईवी देने के लिए रेगुलर इंसुलिन ही पर्याप्त है। लेकिन ये 3 तो आईवी अगर कोई दे दे तो खराबी नहीं है, बाकी कोई इंसुलिन, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो आईवी देनी ही नहीं है, कंट्राइंडिकेटेड। इस बात को अवश्य ध्यान रखिए और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दूसरा सवाल डॉक्टर सुदर्शन के द्वारा पूछा गया है। वो पूछ रहे हैं, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम इंसुलिन टू टैबलेट पोस्ट ऑपरेटिव। यह तो अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन बड़ा लंबा विषय है। पहला तो ये बड़ा मुश्किल होता है तय करना कि जब पेशेंट रिकवर कर रहा है, डिस्चार्ज वाली फेज में है, ना पूरी तरह से ठीक हुआ है, ना पूरी तरह से वो बीमार है, इस फेज में कौन सी ओरल टैबलेट दी जाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, यह फेज टर्नओवर का है। जल्दी पेशेंट को जो हम लोग 7, 8, 10, 15 दिन बाद बुलाते हैं, तो हमें उस पेशेंट को जल्दी फॉलोअप में रखना है, चाहे वो हम उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से रखें। उसकी ग्लाइसेमिक मॉनिटरिंग थोड़ा जल्दी करानी है। और कई बार क्या होता है, पेशेंट के थोड़े से रीनल फंक्शन देने से थोड़ा सा इन्फेक्शन बाकी था, थोड़ा अभी फीवर चल रहा है, ऐसे में थोड़ा अभी भूख उतनी अच्छी नहीं खुली है, ठीक से खाना नहीं खा रहा, तो कौन सी दवा दें? ग्लिप्टिन्स एक ऐसी दवा है जो बड़े आराम से दी जा सकती है डिस्चार्ज पे। तो ग्लिप्टिन्स तो इस मामले में बहुत सेफ है, लेकिन बाकी सब दवाओं के साथ कुछ ना कुछ कंसर्न है। तो ग्लिप्टिन आरंभ कर दीजिए। अगर रीनल फंक्शन ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, तो स्मॉल डोज में मेटफॉर्मिन आरंभ कर दीजिए। लेकिन बाकी दवाएं तो आपको 2-3 दिनों पे पेशेंट के साथ टच में रह के तब उसको रिवाइज करनी होगी। अगर हमने उसको 10-15 दिन छोड़ दिए तो जितना वो ठीक हुआ था उससे ज्यादा वो हाइपरग्लाइसेमिया से बीमार हो सकता है। यह तो केस टू केस बेसिस पे हमको समझना और सीखना पड़ेगा। लेकिन आवश्यक बात यही है कि थोड़ा जल्दी पेशेंट का फॉलोअप डिस्चार्ज के बाद लिया जाए जी। शुक्रिया सर। सर अगला सवाल डॉक्टर चर्चित मेहता सर के द्वारा पूछा गया है। वो पूछ रहे हैं, क्या हम प्रीमिक्स इंसुलिन ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले दे सकते हैं और ग्लार्जिन नाइट टाइम में दे सकते हैं फॉर टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट। थोड़ा हम लोग विस्तार से इसको चर्चित भी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जो हमारा अलग कोर्स अगला कोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ी मजेदार चीज है, हमने प्री मिक्स इंसुलिन सुबह और शाम दी। प्री मिक्स इंसुलिन के 2 कंपोनेंट है, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच। तो जब हम एनपीएच को बेजल के तौर पे दे चुके, तो हम एक दूसरी बेजल ग्लार्जिन के तौर पे क्यों देना चाह रहे? तो 3 इंसुलिन को मिक्स नहीं करें, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग। अगर हमें ग्लार्जिन लेनी है तो ग्लार्जिन प्लस 3 रेगुलर दे दें। अगर हमें रेगुलर प्लस एनपीएच देनी है तो 2 या 3 रेगुलर और 2 एनपीएच दे दें। लेकिन रेगुलर, एनपीएच और ग्लार्जिन 3 इंसुलिन की खिचड़ी मत बना। तो ग्लार्जिन इसके साथ नहीं लेनी, अगर ग्लार्जिन लेनी है तो एनपीएच हटा देंगे जी। शुक्रिया सर। अगला सवाल है डॉक्टर विनय के द्वारा। वो पूछ रहे हैं, हाउ टू मेक इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड हाउ टू सप्लीमेंट पोटेशियम इन नॉर्मल रीनल फंक्शन पेशेंट्स। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इससे जरा विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। हम जो अगला कोर्स करेंगे उसमें इंसुलिन इन्फ्यूजन कैसे बनाएं, कौन से डिस्ट्रिक्ट यूज करें उनकी, क्योंकि हर जगह इंसुलिन इन्फ्यूजन सिस्टम नहीं होता।
उसकी रेट कैसे काउंट करें, कितनी ड्रॉप्स में कितनी यूनिट्स पहुंच रही हैं, यह हम लोग जो इसके प्रैक्टिकल पहलू हैं ये हम लोग अगले केस में डिस्कस करेंगे। आज समय के अभाव के कारण से इसको आपके प्रश्न को मुझे छोड़ना पड़ रहा है। सर, मैं अमित सिंह ऑन बिहाफ ऑफ मैनकाइंड स्पेशलिटीज धन्यवाद करना चाहूँगा कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर का, जिन्होंने काफ़ी सरलता और विस्तृत में हमें बताया सर्जरी से पूर्व एवं गंभीर रोग के साथ इंसुलिन थेरेपी कैसे दी, आईवी इंसुलिन थेरेपी कैसे आरंभ करें और कैसे बंद करें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामदास सिंधे सर का, डॉक्टर संध्या गौतम मैम का, और हमारे रेस्पेक्टेड फैकल्टीज डॉक्टर स्नेहलता वर्मा मैम, डॉक्टर राजीव पुरी सर, डॉक्टर अश्वनी राय सर, डॉक्टर सुबलक्ष्मी मैम, डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर एंड डॉक्टर सुनील देवानी सर का। मैं अपने रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज समय निकाला अपनी बिजी प्रैक्टिस से और हमारे साथ जुड़ सके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैनकाइंड स्पेशलिटीज की टीम डॉक्टर मिस्टर अमित गौतम एंड पुरुषोत्तम पाल का, जिनके प्रयास से ये संभव हो पाया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर नेटकास्ट टीम की। इसी के साथ हम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी MCH द्वारा आयोजित इंसुलिन थेरेपी पर सर्टिफिकेट कोर्स के समापन पर आ चुके हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सारे डेलीगेट्स के लिए एक बार प्लीज आप लोगों का इतना अच्छा सक्रिय योगदान रहा सबके। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे राम कथा है ना, राम कथा जितनी बार कहो उतनी बार भक्ति और आनंद का अनुभव होगा। वैसे ही ये इंसुलिन कथा या डायबिटीज की कथा भी है, जितनी बार भी इसकी चर्चा की जाए हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने जानने को मिलता है। आज हमारे 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे हैं जो हमारे मित्रों ने, फैकल्टी मित्रों ने कहे, जिनको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और यह सब अगले कार्यक्रम में सब कहीं ना कहीं स्लाइड में जुड़ के और आपके साथ में तो दोबारा प्रस्तुत करते हैं। तो फिर से पुनः मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी जी पंकज सर, नमस्ते। नमस्ते, आपका धन्यवाद। आप तो हमारे मेंटोर है, ग्रुप के सभी मेंबर्स आपके सदैव ऋणी रहेंगे और हमेशा ऋणी है। आज के फैकल्टीज को हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैनकाइंड फार्मा और टीम को भी धन्यवाद। अमित जी, MCH मंच की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ आपको स्पेशल धन्यवाद। और ये जो 5 मॉड्यूल पूरे हो गए सर, इसकी पार्टी हम 25 तारीख को करेंगे, 25 जून। 25 जून इज द बर्थडे ऑफ पंकज सर। इसलिए धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। थैंक यू ओके सर, सर, बाय बाय, गुड डे। थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय।